कैंसर शब्द से ही बहुत सारा डर अटैच्ड है। कैंसर एक बीमारी नहीं है, 200 तरह के कैंसर हैं और हर एक कैंसर का रूप, स्टेज, ट्रीटमेंट, आउटकम डिफरेंट है। 1 सेंटीमीटर ट्यूमर बनने में 4 से 5 वर्ष लगते हैं। लक्षण जो हैं कैंसर के वो बहुत लेट स्टेजेस में आते हैं, इसीलिए पेशेंट्स को बहुत बारी लेट पता लगता है। कौन से ऐसे प्रिवेलेंट कैंसर्स हैं इन इंडिया राइट नाउ? 30 से 40% कैंसर्स इंडिया में तंबाकू के खाने से या स्मोक करने से जुड़े हुए हैं। दूसरा जो कॉमन कैंसर महिलाओं में वो ब्रेस्ट कैंसर है। 3rd नंबर पे सर्विक्स का कैंसर है। अगर किसी भी एक पेरेंट को है तो क्या चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे में भी आएगा? उसकी संभावना केवल 4 से 5% है और वो केवल कुछ कैंसर्स में है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। कैंसर एक एक्सीडेंट है, वो किसी को भी कभी भी हो सकता है और आपकी जीवन 10 दिन में परिवर्तन हो जाती है। कैंसर की जो स्टेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्टेजिंग पे डिपेंड करता है कि इसको ऑपरेशन में जाना है, दवाओं में जाना है, रेडिएशन में जाना है या किसी और इलाज में जाना है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो एक स्टेटमेंट दी है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, हर्बल ड्रिंक्स, नीम, टर्मरिक, तुलसी कंट्रीब्यूटेड टू माय वाइफ्स रिकवरी। हमारी जो साइंस, एलोपैथिक साइंस है, वो एविडेंस पे चलती है। बिल्कुल। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में कैंसर की सेल लाइंस पे दवाई को डाल के देखा जाता है कि क्या वो दवाई उस कैंसर सेल को मार पा रही है कि नहीं मार पा रही है। उसके बाद हम चलते हैं एनिमल स्टडीज पे, फिर हम इंसानों में आते हैं कि इंसान को वो दवाई देने के लिए सेफ है कि नहीं है। हमारी जो भी दवाइयाँ हैं वो इस प्रक्रिया से गुजरती हैं। कोई भी दवाई जो प्रपोज कोई कर रहा है उसको इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए, जिससे पहले कि हम उसको प्रपोज करें ह्यूमंस में। सर अब आपके लिए एक करारा सवाल है। ये स्पेकुलेशन आती है कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है, क्योंकि जो करंट कैंसर की ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जाता है, इसलिए इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं। आज का पॉडकास्ट अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर ज़रूर देखना और हो सके तो हर एक फैमिली मेम्बर को ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट एपिसोड है। दिस एपिसोड इज़ ऑल अबाउट कैंसर। कैंसर क्या होता है, क्यों होता है, क्या करेक्ट प्रोसेस है डायग्नोसिस का, क्या क्या नए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, क्या नई रिसर्चेस एंड एडवांसमेंट्स आ गई हैं जिससे 4th स्टेज में भी कैंसर पेशेंट्स को रिवाइव किया जा सकता है। कैंसर पेशेंट्स सर्वाइव कर रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विद क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन्ड। कैंसर का फ्यूचर कैसा दिखता है? क्या सच में आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस सक्षम हैं टू एलिमिनेट कैंसर इन द सोसाइटी? ये एपिसोड इज़ ऑल अबाउट दिस पॉइजनस डिसीज़ जो कि हमारी सोसाइटी में फैल रही है और हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। एंड ये एपिसोड सक्षम है टू क्लैरिफाई एंड एलिमिनेट ऑल योर डाउट्स अबाउट कैंसर, क्योंकि आज के हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं इंडियाज़ लीडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी ऑफ सर गंगाराम हॉस्पिटल, डॉक्टर श्याम अग्रवाल, जिनके पास एक्सपीरियंस है विद मोर देन 40 years इन हिज हैंड एंड ही इज़ नॉट जस्ट अ डॉक्टर, वो एक एविड रिसर्चर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ कैंसर। जिनके परिवार और जो पेशेंट्स एक्चुअल में कैंसर से पीड़ित हैं, लड़ रहे हैं, वो एपिसोड को तो ये ज़रूर देखें, मगर साथ ही साथ हम सब को इस एपिसोड को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर श्याम कहते हैं कि कैंसर ना किसी की ज़िंदगी में एक एक्सीडेंट की तरह है, और वो एक्सीडेंट जब होता है वो पूरी की पूरी तरह ज़िंदगी को बदल देता है और हम उसे रोक नहीं पाते। दिस एपिसोड इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही सरल, स्पष्ट, सिंपल भाषा में बहुत ही डीप कॉन्वर्सेशन की गई है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि अगर आप पूरा कॉन्वर्सेशन एक साथ कंज्यूम नहीं कर पाते तो अलग अलग पीसेस में ज़रूर कीजिएगा। नाउ आई विल लेट यू सोक इन द इंटायर कॉन्वर्सेशन. Please put your earplugs together for an extremely insightful episode. डॉक्टर श्याम अग्रवाल, वेलकम ऑन होकस पोकस विद आंचल। थैंक यू आंचल। जब हम कैंसर का नाम सुनते हैं तो कैंसर
शब्द से ही बहुत सारा डर अटैच्ड है, नेगेटिविटी अटैच्ड है। जब लोगों को पता चलता है कि उन्हें कैंसर है तो वो यही समझते हैं कि अब दिन गिनना शुरू कर दो, या फिर जब उन्हें पता चलता है तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे, या फिर उन्हें देर लगती है टू एक्चुअली एक्सेप्ट, और वो खुद का ही फॉल्ट मानने लगते हैं कि मैंने ही कुछ ज़िंदगी में ऐसे कर्म किए होंगे। या फिर कुछ लोग डरते हैं कि जब कैंसर हो गया तो अब तो हमारी फाइनेंशियल हालत ख़राब हो जाएगी, लोगों के घर बिक जाते हैं। बहुत सारी नोशंस, बहुत सारे डर, बहुत सारी नेगेटिविटी अटैच्ड एक सबकॉन्शियस माइंड में है। तो मेरी इंटेंशन इस पॉडकास्ट के थ्रू डेफिनेटली टू प्रोवाइड वैल्यू, टू प्रोवाइड रियल ऑथेंटिक knowledge about this subject, but also to eliminate the sense of डर in the Indian audience। ये है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि कैंसर के नाम से ज़मीन खिसक जाती है लोगों के पैर के नीचे से, और कुछ हद तक शायद वो सही भी है, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो एडवांस स्टेजेस में आते हैं। अच्छा। लेकिन ये कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के ज़रिए कि साइंस ने पिछले 40, 50, 60 वर्षों में बहुत तरक्की कर ली है, बहुत उम्मीद है, बहुत होप है, बहुत रिसर्च है, बहुत दवाइयाँ आ गई हैं, तो उतना नेगेटिव होने की भी आवश्यकता नहीं है। आपने बोला कि लोगों के घर बिक जाते हैं और उसके साथ अफोर्डेबिलिटी का इशू भी आता है जी। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका दुनिया में बहुत बड़ा योगदान है दवाओं को सस्ता करने में, तो उस वजह से भी उतनी नेगेटिविटी की आवश्यकता नहीं है। तो जब हम कैंसर के बारे में बात करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी कि हमें ऑप्टिमिज्म बनाए रखना है, हमें एक पॉजिटिव होप रखनी है कैंसर के डायग्नोसिस के बाद, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अगर कैंसर अर्ली स्टेज में डायग्नोज होगा तो क्योर ही हो जाएगा। तो ये तो पता नहीं है जब भी कैंसर डायग्नोज होता है कि वो फर्स्ट स्टेज में है कि एडवांस स्टेज में है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना चाहिए। कैंसर का अगर डायग्नोसिस होता है, बहुत पद्धतियां आ गई हैं जिससे कि कैंसर के पेशेंट्स को हेल्प की जा सकती है, लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लाइफ को कंफर्टेबल किया जा सकता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन होता है। बहुत सारे उदाहरण दिए जाएंगे जब आप डिस्कशन करेंगी कैंसर बाय कैंसर। तो कैंसर एक बीमारी नहीं है, तो एक तो कैंसर की स्टेजेस अलग हैं और कैंसर 200 तरह के कैंसर्स हैं और हर एक कैंसर का रूप, स्टेज, ट्रीटमेंट, आउटकम डिफरेंट है। बट कैंसर एज अ होल को डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि डायग्नोस कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है, इमोशनल एंगल, अफोर्डेबिलिटी, सब पे आएंगे। बट बेसिक से स्टार्ट करते हैं सर जी। मेरी एक लेमैन्स टर्म में अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर ये है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स और टिश्यू होते हैं और वो जब एबनॉर्मली ग्रो करना शुरू कर देते हैं, बॉडी उतना नहीं संभाल पाएगी एक एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है। तो थोड़ा गहराई में जाते हैं, जैसे आपने शुरू किया कि कैंसर क्या होता है। जी बिल्कुल। तो जैसे आपने बोला कि हमारी बॉडी में लगभग 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और सेल्स जो है एक यूनिट है बॉडी के एक पर्टिकुलर ऑर्गन की, चाहे वो लंग है, चाहे वो लिवर है, ब्रेन है, किडनी है, तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। और वो सेल्स की जो फंक्शनिंग है, वो जो गवर्न हो रहा है, उसका एक जेनेटिक मेकअप है। तो कैंसर में क्या होता है कि वो जो जेनेटिक मेकअप जो कि सेल की फंक्शनिंग को रूल कर रहा है या गवर्न कर रहा है, उसमें विकार आ जाता है या उसमें म्यूटेशन आ जाती है या खराबी आ जाती है। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। तो वो जब म्यूटेशन आ गई उसके जीन में, उस सेल में, तो वो सेल को एक पावर आ गई कि वो डिवाइड करे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64 एंड मिलियंस। तो ये शुरू में मैं बोलता हूँ, सब मरीजों को भी बोलता हूँ, 1 सेंटीमीटर का जो ट्यूमर बनता है उसमें सेल्स का जो डबलिंग टाइम है वो लगभग 80 से 90 दिन होता है। तो 1 सेंटीमीटर ट्यूमर बनने में 4 से 5 वर्ष लगते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है और हमारी जो साइंस है आधा सेंटीमीटर से कम के ट्यूमर को पकड़ने में सक्षम ही नहीं है। चाहे आप सीटी स्कैन लें, चाहे आप पेट स्कैन लें, चाहे एमआरआई लें, कोई भी टेस्ट लें, तो जब 1 सेंटीमीटर का ट्यूमर पकड़ा जाता है किसी भी ऑर्गन में तो उसके पेशेंट के शरीर में लगभग 3-4 साल से होता है। लेकिन हमने शुरू किया था कि कैंसर होता क्यों है जी। हुआ वो इसलिए कि कैंसर के सेल में, डीएनए में, जीन्स में डिफेक्ट आ गया जिससे कि सेल को डिवाइड करने की शक्ति मिल गई। और जब वो 3-4 साल से शरीर में पड़ा है
तो उसको फैलने की भी ताकत है, क्योंकि वो ब्लड वेसल से और लिम्फेटिक से आपके शरीर में कनेक्टेड है। तो ब्लड वेसल्स के जरिए, मान लीजिए किसी को 1 सेंटीमीटर का ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन 4 साल से तो है ना उसके शरीर में, मेरे अकॉर्डिंग टू माई साइंस, तो वो लंग में भी जा सकता है, बोन्स में भी जा सकता है, लिवर में भी जा सकता है, ब्रेन में भी जा सकता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर की हम बात कर रहे हैं तो वो आर्म पिट में या गर्दन की नोड्स के अंदर जा सकता है। तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि कैंसर एक स्लो बीमारी है, लंबी बीमारी है, उसको बनने में वर्षों लगते हैं, लेकिन लक्षण जो हैं कैंसर के वो बहुत लेट स्टेजेस में आते हैं। तो इसीलिए पेशेंट्स को बहुत बारी लेट पता लगता है। कुछ लेडीज होती हैं या कुछ कैंसर के रोगी होते हैं, डरते हैं। जैसे आपने शुरू में ही कहा कि मेरा कैंसर होगा, मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो कहेंगे कि जी मेरे तो ब्रेस्ट को निकाल दिया जाएगा, मैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। तो कुछ डर की वजह से भी डिलेज इन डायग्नोसिस हैं जो कि हमें दूर करने चाहिए, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से क्योर 90-95% में है। कमाल है, ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। अब हम जैसे आते हैं कि आपने बता दिया कैंसर कैसे होता है, एक्चुअल में क्या है, मगर डायग्नोसिस पे आने से पहले मैं चाहती हूँ कि इतने सारे कैंसर्स हैं, ओरल कैंसर है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर है, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, हर बॉडी के हर पार्ट में फैला हुआ है। तो कौन से ऐसे प्रिवेलेंट कैंसर्स हैं, द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया राइट नाउ? राइट, सो इंडिया में लगभग 14 से 15 लाख नए कैंसर्स आजकल हो रहे हैं हर वर्ष। वाह। राइट, और सबसे ज़्यादा जो प्रेवलेंट कैंसर इंडिया में है वो तंबाकू से जुड़े हुए हैं। टबैको। हाँ, तंबाकू, टोबैको से, जिसमें कि ख़ास तौर पे इस पार्ट ऑफ द कंट्री में लोग तंबाकू खाते हैं, मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, जिसमें गुटखा है या खैनी है। तो 30 से 40% कैंसर्स इंडिया में तंबाकू के खाने से या स्मोक करने से, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो सिगरेट है, या वो सिगार है, या हुक्का है, उससे जुड़े हुए हैं। तो 30 to 40% कैंसर्स, ओरल कैंसर्स या लिप का कैंसर या इसका वॉइस बॉक्स का कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, फूड पाइप का कैंसर और लंग कैंसर, तो 30 to 40% कैंसर ये हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि महिलाएं भी तंबाकू का सेवन करती हैं। अगर आप गाँवों में जाएं तो आपको पता लगेगा जी। दूसरा जो कॉमन कैंसर महिलाओं में नंबर 1 जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है, और थर्ड नंबर पे या सेकंड नंबर पे महिलाओं के लिए जो आएगा वो सर्विक्स का कैंसर है, जो कि यूट्रस का सर्विक्स कैंसर है। तो ये कैंसर्स हैं जो कि कॉमन हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगले 10 वर्षों में ये संख्या बढ़ के 25 लाख होने वाली है हर साल। तो क्योंकि लोग तंबाकू को छोड़ नहीं सकते हैं, लाइफस्टाइल की बात भी आएगी कैंसर्स के लिए, क्योंकि आप ड्रिंक करते हैं, आप मोटे होते जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, पॉल्यूशन का भी रोल आ रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए WHO, ICMR के जो फिगर्स हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, तो ये संख्या बढ़ने वाली है। हालांकि अगर आप तंबाकू हटा दोगे तो आपके 5 से 6 लाख कैंसर हट गए, लेकिन वो हट ही नहीं सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट को भी टोबैको प्रोडक्शन करनी है और लोगों को भी टोबैको का सेवन करना है। तो इस अभी तक आपने जितनी बात की उससे पता लगता है कि वो इंडिविजुअल जिसकी सेडेंट्री, जो अर्बन लाइफस्टाइल जी रहा है, अर्बन एरिया में रह रहा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबीस है, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, किसी भी चीज़ का कंजम्पशन करता है या नहीं भी करे, शुगर और ओबीस लाइफस्टाइल जी रहा है, तो उसके चांसेस ऑफ गेटिंग कैंसर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जो गांव के लोगों के हैं उनका स्टैट्स ये कहता है कि उनको कैंसर नहीं होता? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि कैंसर जो है वो बच्चों को भी होता है, 3 साल के 4 साल के बच्चों को भी होता है, उसका भी एक इंसिडेंस है। तो कैंसर का जो जीन जो सेल में खराब हो रहा है वो क्यों हो रहा है उसका कारण पता नहीं है, लेकिन जो ये टोबैको का सेवन, शराब का सेवन और लाइफस्टाइल ऐसा व्यतीत कर रहे हैं जिसमें कि सेडेंटरी लाइफ है, ओबीज हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उनमें ये जीन्स में खराबी आने की संभावना कहीं ज़्यादा है। गांव में जो इंसान रह रहा है वो शायद उतने पॉल्यूशन में नहीं रह रहा है, वो एक्टिव है, वो फील्ड में जाता है, काम करता है, एक्सरसाइज करता है, और वहाँ पे शायद इतना जंक फूड नहीं है जितना कि शायद शहरों में है। तो शहरों में कैंसर का इंसिडेंस डेफिनेटली ज़्यादा है देन एज कम्पेयर टू विलेजेस। अभी तक तो हम कॉजेज एज अ लाइफस्टाइल डिस्कस कर रहे हैं, बट ब्रेस्ट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर अनीता जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे पॉडकास्ट पे आई थी, उन्होंने ये बात शेयर की थी कि उसकी रीज़न ये है कि ब्रेस्ट जो एक बॉडी पार्ट जिसके लिए बना है वो यूसेज अर्बन लाइफस्टाइल में नहीं हो रही है, एज इन लड़कियां कंसीव नहीं कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो पहले
अर्ली मैरिजेस हो जाती थी, अब 30 साल तक शादी नहीं होती, और उसके बाद बच्चे होते हैं तो वो भी लेट हो रहे हैं। तो आपका जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का जो साइकिल है वो टूटता नहीं है। पहले फैमिली में 2 या 3 या 4 बच्चे होते थे, अब एक बच्चे के बाद बंद हो जाता है, और फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होती है जो कि 1-1 साल तक चलती थी। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से कि ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, इन एडिशन टू द लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें कि सेडेंटरी लाइफ, ओबेसिटी एटसेट्रा शामिल हैं। अब हमने डिस्कस किया कॉजेज एज इज लाइफस्टाइल, जी। बट क्या जेनेटिकली भी, हेरिडिटरी भी है जेनेटिक, अगर एक माँ बाप को है या किसी भी एक पेरेंट को है तो क्या चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे में भी आएगा? हाँ, ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये हमको लोगों को समझाने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हमने शुरू इस बात से किया कि कैंसर का जो रीज़न है वो जीन्स में डिफेक्ट होना है। हेरिडिटरी का मतलब ये है कि आपको अपने एंसेस्टर से, माता पिता से या ग्रैंड पेरेंट से वो बीमारी मिल रही है। उसकी संभावना केवल 4 से 5% है, ओके। और वो केवल कुछ कैंसर्स में है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, बॉडी में लगभग 200 तरह के कैंसर होते हैं, और केवल 4-5 कैंसर्स ही ऐसे हैं, और उसमें भी केवल 4 से 5% हेरिडिटरी हैं, जो कि आप अपने माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स से ले रहे हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 95% कैंसर्स आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफस्टाइल की वजह से अख्तियार कर रहे हो, और कैंसर एक मिडिल एज या ओल्ड एज की बीमारी समझी जाती है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे जीन्स में सेल्स के डिफेक्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। तो एक जब किसी को कैंसर होता है, ओरल कैंसर या सर्विक्स कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, तो एक जीन खराब नहीं होता, धीरे धीरे करके 100 जीन में खराबी आती है, और उसमें से 10 जीन्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसर के सेल को ड्राइव कर रहे हैं। सो देयरफॉर इट इज़ अ स्लो प्रोसेस बाय एंड लार्ज, एक्सेप्ट फ्यू कैंसर्स, एक्यूट ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर है, वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, 24 घंटे में, 48 घंटे में डबल हो जाता है। वो बहुत भयानक है, उसके लिए बहुत तेज़ दवाई और इमीडिएट दवाइयाँ चाहिए। मोस्ट ऑफ द कैंसर जो सॉलिड ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि किडनी, लंग, ब्रेस्ट, ओरल कैंसर, ये स्लो कैंसर्स माने जाते हैं। तो अभी तक जितना समझ आया कि अगर हमें प्रिवेंट करनी है तो वैसे तो आपने बता ही दिया कि ये किसी को भी हो सकता है, बच्चों को भी हो रहा है, और जेनेटिक है या नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल है। और जो हमारी लॉन्जिविटी आजकल बढ़ रही है, देखिए आज से 20 साल 30 साल पहले तक इंडिया में जो लॉन्जिविटी थी वो 50-55 साल थी, अब 70 साल हो रही है। तो अब लोग जो है 80-80 साल के आ रहे हैं जी। तो वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी, क्योंकि बुढ़ापे की बीमारी हुई एक किस्म से, क्योंकि जीन्स में जो डिफेक्ट हैं वो बढ़ते जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उन डिफेक्टिव सेल्स को ख़त्म नहीं कर पाता, तो वो उनको ग्रो करने की एक शक्ति आती जाती है। इसका मतलब अगर हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं जी, तो अल्कोहल कंजम्पशन से हमारा इम्यूनिटी लो हो रहा है और हमारा इम्यूनिटी लड़ नहीं पाता उन सेल से। नहीं देखिए, आप हम एक चीज़ पे जा रहे हैं, तो अगर अल्कोहल की बात होगी तो लिवर को डैमेज कर रहा है, तो उसके अंदर वो लिवर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अल्कोहल और टोबैको को कंबाइन करेंगे तो इम्यूनिटी को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन वो सेल्स को जो डैमेज कर रहे हैं वो डैमेज बढ़ जाता है अलॉन्ग विद टोबैको। दीज थिंग्स बेसिकली एक्सेलरेट। एब्सोल्युटली, सो दे आर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। सो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रोज़ 2 पैग पी रहे हैं तो सबको ही कैंसर हो जाएगा, नो। और ऐसा भी नहीं है कि जो बिल्कुल ही शराब का सेवन नहीं कर रहा उसको कैंसर नहीं होगा। तो देयर इज़ अ लक फैक्टर इन लाइफ कि किसको क्या बीमारी होनी है, तो वो अभी शायद साइंस को उतना पता नहीं है। तो लेकिन आपको ये तो क्लियरली पता है कि जो 10 से 20 सिगरेट रोज़ पिएगा 20 साल तक, उसका लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया, क्योंकि 100 अगर लंग कैंसर के पेशेंट होते हैं तो 90 में टोबैको स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलती है, केवल 10 ही ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉन स्मोकर्स होते हैं। इसी तरह से लिवर कैंसर के अंदर अल्कोहल का बहुत बड़ा योगदान है। गॉट इट। अब आते हैं सर डायग्नोसिस पे, कि हमें ऑलमोस्ट पता लग गया कि कॉजेज क्या रहे हैं और हमारे हाथ में सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल है, मगर अब नेक्स्ट स्टेप है डायग्नोस करना, तो क्या प्रोसेस रहता है? डायग्नोसिस करने के लिए लक्षण पहले आएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान है उसको अगर एक बीमारी हो रही है जिसमें कि क्योंकि कैंसर एक बीमारी नहीं है, फूड पाइप का अलग कैंसर है, यूरिनरी ब्लैडर का अलग कैंसर है, किडनी का अलग कैंसर है, ब्रेस्ट का अलग कैंसर है, तो हर एक के लक्षण अलग अलग होंगे।
जनरली हम एक नॉर्मल स्टेटमेंट भी कहते हैं कि आपकी बॉडी आपको हमेशा बताती है कि कुछ गड़बड़ है। नहीं बताती, यही तो समस्या है कैंसर में। अगर 1 मिलीमीटर का कैंसर आपके शरीर में बन रहा है तो आपको कोई लक्षण नहीं आएगा। आपको लक्षण आएगा जब जब वो 0.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। हाँ, जब वो हो गया तो उसको 3 साल लग गए, तो 3 से 4 साल तो आपको लक्षण ही नहीं आए। अगर लक्षण आ जाते तो बहुत जो इंटेलिजेंट लोग थे जो कि अपने शरीर को समझते हैं वो ज़रूर डॉक्टर के पास जाते, नंबर 1। नंबर 2, अगर 2 मिलीमीटर के उसके शरीर में कोई गांठ पड़ी है तो सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। तो वो कौन से अर्ली साइंस होते हैं जो लोगों तो को होते अर्ली हैं? साइंस तभी होते हैं जब वो 5 मिलीमीटर और उसके ऊपर बढ़ गया। तो वो कौन सी स्टेज होती है? हाँ, तो वो स्टेज 1 ही होती है, स्टेज 0 कुछ नहीं होता। अच्छा, हाँ, तो स्टेज 1 ही होती है। ठीक है। तो तो उनके लक्षण की जैसे स्टेज बाय स्टेज आप राइट, पूरा हाँ, एक्सप्लेन करेक्ट, करो। वो उसका उदाहरण देना पड़ेगा। अगर आपका फर्स्ट स्टेज में कैंसर है तो दैट मीन्स कि वो उसी ऑर्गन में सीमित है। अगर मान लीजिए हम ब्रेस्ट को एग्जाम्पल ले, तो किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो उसके ब्रेस्ट के अंदर 1 सेंटीमीटर की गांठ बनेगी जो कि पेनलेस होगी, जो कि धीरे धीरे बढ़ती है, पेन नहीं करती है। तो दैट इज फर्स्ट स्टेज। जैसे जैसे ट्यूमर बढ़ता है तो उसका साइज बढ़ेगा, 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विच विल टेक मंथ्स। नंबर 1, शुरू में जैसे हमने बोला कि आपका शरीर लिम्फेटिक्स के जरिए कनेक्टेड है, तो ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज आर्म पिट में है, तो वो जो ट्यूमर सेल्स है वो ब्रेस्ट से निकल के आर्म पिट में जाएंगे और वहां पे गांठ बना देंगे। सो दैट यू कैन से इट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ कैंसर। थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में ये है कि क्योंकि ब्लड वेसल से सारा शरीर कनेक्टेड है, तो आपका जो ट्यूमरस एरिया है उसकी भी ब्लड सप्लाई है, तो ट्यूमर सेल्स वहां से ब्लड वेसल्स में जाएंगे एंड दे कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द बॉडी, लंग्स, बोन्स, ब्रेन, लिवर एटसेट्रा। तो वो अगर फैल गया है तो दैट इज फोर्थ स्टेज ऑफ कैंसर। सो देयरफॉर हर एक ट्यूमर का लक्षण अलग है। अब मान लीजिए ओरल कैंसर है तो वो पहले मुंह में एक घाव बनाएगा या गांठ बनाएगा अंदर, उससे ब्लीडिंग हो सकती है, छाला पड़ सकता है जो कि हील नहीं हो रहा। और वो जो जितने भी कैंसर्स हैं जब होते हैं तो वो ठीक नहीं होते, तो आपको एक वार्निंग सिग्नल मिलेगा 2-3 हफ्ते का, 4 हफ्ते का, 5 हफ्ते का। तो अगर वो 3 या 4 हफ्ते तक कोई सिम्टम सबसाइड नहीं कर रहा है तो आपका डॉक्टर को इंडेक्स ऑफ सस्पिशन होना चाहिए कि क्या इसको ये कैंसर तो नहीं है जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जैसे ओरल कैंसर है तो वो आपकी गर्दन में गांठ पैदा करेगा, दैट इज द सेकंड स्टेज ऑफ कैंसर। एंड देन अगर सारी बॉडी में फैल जाए तो वो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है। सिमिलरली कोलन कैंसर है तो वो उससे आपको ट्यूमर बन रहा है तो आपकी आंत में रुकावट हो सकती है, ब्लीडिंग आ सकती है, और जैसे जैसे फिर वो गांठों में जाएगा तो आपके पेट में दर्द हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, और फिर ऑर्गन्स में फैल गया तो फोर्थ स्टेज हो सकता है। तो हर एक कैंसर के लक्षण अलग हैं, हर एक कैंसर की, क्योंकि वो लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि वो कैंसर कहाँ से अराइज हो रहा है। ब्रेन ट्यूमर है तो सिर दर्द हो सकता है, आपको सीजर हो सकता है, आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो जनरलाइजेशन नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है सारे कैंसर्स में कि अगर आपके लक्षण 3 से 4 सप्ताह में नहीं ठीक हो रहे हैं तो आपके डॉक्टर को या आपको खुद को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या ये कैंसर तो नहीं है। अगर मेरा दर्द ही नहीं ठीक हो रहा 4 हफ्ते से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप ठीक नहीं हो रहे 4 हफ्ते में तो सारे कैंसर्स हैं, लेकिन आपको अप्रोप्रिएट जांच करानी चाहिए थ्रू द डॉक्टर जिसपे कि आप दिखा रहे हैं, ताकि वो रूल आउट हो कि ये कैंसर तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, ट्यूबरक्लोसिस भी एक लंबी बीमारी होती है और ट्यूबरक्लोसिस इज द ग्रेटेस्ट मिमिक फॉर कैंसर। तो हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है टेस्ट करके कि ये ट्यूबरक्लोसिस है या कैंसर है। तो कैंसर एक बीमारी नहीं है, तो अगर उसको हमें डायग्नोज करना है तो उसके जो लक्षण होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें पेशेंट के टेस्ट्स करने पड़ते हैं। तो सिंपल इन्वेस्टिगेशंस में एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, और अगर हमें लग रहा है कि उसको ऐसे गांठ है या लक्षण है कैंसर के तो इमेजिंग मोडालिटीज़ पहले आती हैं, जिसमें कि एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट सीटी स्कैन्स आजकल बहुत प्रचलित हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि इनके शरीर में गांठ है और वो कहाँ कहाँ कितनी कितनी फैली हुई है। अच्छा। किसी भी इमेजिंग मोडालिटी से ये पता नहीं लगता कि ये कैंसर है। तो कैंसर को कंफर्म करने के लिए हमें या तो नीडल टेस्ट करना पड़ता है जिसको कि FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, या फाइन नीडल बायोप्सी, या उस गांठ को निकाल देते हैं उसको बायोप्सी बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है लोगों के मन में कि अगर मैं उसमें नीडल डलवा दूंगा तो मुझे कैंसर फैल जाएगा। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ, अगर कैंसर की शक है तो बिना नीडल टेस्ट के वो कंफर्म नहीं हो सकता।
तो अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं कि इसकी FNAC की जाए या बायोप्सी की जाए, तो आपको कराना चाहिए, रूल आउट करने के लिए कि नीडल टेस्ट होने से ये पक्का थोड़ा नहीं कि कैंसर है, जब तक कि उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो ये भ्रम हटना चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, बिल्कुल हमारे मरीजों के या जनता के मन से, कि नीडल टेस्ट करने से कैंसर फैल जाता है। तो नहीं फैलता है, और कैंसर के लिए कंफर्मेशन के लिए बायोप्सी इसेंशियल है। उसके बिना हम लोग कैंसर का इलाज नहीं करते और ना कर सकते एज पर आवर गाइडलाइंस। यस। तो पर्पस टेस्टिंग का क्या है? एक तो कैंसर कंफर्म हो, और कैंसर की जो स्टेजिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी स्टेजिंग पे डिपेंड करता है कि इसको ऑपरेशन में जाना है, दवाओं में जाना है, रेडिएशन में जाना है, या किसी और इलाज में जाना है। तो एक प्रॉपर एविडेंस बेस्ड मैकेनिज्म है जिसमें कि हम लोग इमेजिंग मोडालिटीज और बायोप्सीज करते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग नाम करके भी कुछ डायग्नोसिस सिस्टम। यस, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग आजकल बहुत ज़्यादा कैंसर्स में आ गई है। क्योंकि आप सरल भाषा में हाँ, समझा जी, दो। मैं वही सरल भाषा में ही मैं आ रहा हूँ। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग का मतलब ये है कि किस जीन की खराबी की वजह से उस मरीज के शरीर में कैंसर हुआ। तो जैसे हमने पहले ही बोला कि कैंसर होता क्यों है, कि आपके जीन में म्यूटेशन आ गया, या डिलीशन आ गया, या कोई विकार आ गया। तो आज से 10-15 साल पहले तक ये टेस्ट बहुत मुश्किल थे, बहुत महंगे थे, और होते ही नहीं थे, और 2-2, 3-3 महीने लग जाते थे। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर मुझे आपके ट्यूमर का एक सैंपल मिल जाए बायोप्सी का, उसको मैं कंप्यूटर में डालूं या लैब में दूं, और 10 से 15 दिनों में वो मुझे ये बता देते हैं कि आपके ट्यूमर में कौन से जीन्स खराब हैं। उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम वो जीन की खराबी को टारगेट कर सकते हैं। टारगेट करने का मतलब हुआ कि वो जीन की खराबी को हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है साइंस की पिछले 10 से 15 वर्षों में, जो कि लंग कैंसर के इलाज को टोटली बदल दिया है। Really? आज से 25 साल 30 साल पहले जब हमने लंग कैंसर का इलाज शुरू किया था एडवांस स्टेज के अंदर, मोस्टली लंग कैंसर्स एडवांस स्टेज में ही पकड़े जाते हैं, क्योंकि लक्षण ही नहीं आते पहली स्टेज के अंदर, सेकंड स्टेज के अंदर जी। तो जिंदगी केवल 6 महीने थी, और वो भी बहुत मुश्किल कीमोथेरेपी के दवाइयों से। आज आप आंचल जी इमेजिन नहीं कर सकती हैं, सब पेशेंट्स के लंग कैंसर के टुकड़े को, बायोप्सी के ब्लॉक को जीन टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, और 100 में से 60-70% लोगों में ऐसा जीन पाया जाता है जिसका कि मेरे पास इलाज है। गोली देता हूं और वो पेशेंट 5-5, 10-10 साल तक चल रहे हैं। तो ये केवल लंग कैंसर के लिए नहीं है, ये ब्रेस्ट कैंसर और दूसरे कैंसर्स पे भी है। लेकिन अभी ये साइंस काफ़ी कैंसर्स में प्रिमिटिव है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है, मॉलिक्यूलर टेस्ट करके मुझे ये तो पता लग गया कि कौन सा जीन खराब है, लेकिन अभी मेरे पास दवाई केवल 15 जीन्स की है। लगभग हम 400 जीन्स का टेस्ट करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 350 जीन्स की दवाइयाँ अभी बनी नहीं हैं, या बनने की प्रोसेस में है, या ट्रायल्स में चल रही हैं। तो ये एक बहुत रैपिडली एडवांसिंग साइंस है, डिफरेंट जीन्स को टारगेट करने वाली। ये बहुत ही खुशी हुई मुझे जानकर सर। इट गिव्स अ लॉट ऑफ होप इन दिस कंटेक्स्ट। ट्रीटमेंट के प्रोसेस में ये अगर 15 की मिली है तो आगे की भी मिल सकती। नहीं, मिल रही हैं। हर महीने, हर 2 महीने में 1 या 2 नई दवाइयाँ आ रही हैं, चाहे वो लिवर कैंसर है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो ओरल कैंसर है। और समझा जा रहा है कि अगले 5, 10, 15 वर्षों में इतनी दवाइयाँ आ जाएंगी कि कैंसर से लोग मरेंगे नहीं, लेकिन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ क्रॉनिक डिजीज। माने शुगर है, ठीक नहीं होती ना, इंसुलिन लो, गोली खाओ, चलते रहो। ब्लड प्रेशर है, गोली लेते रहो, जिंदगी भर चलते रहो। हार्ट डिजीज है, उसकी गोली खाते रहो। तो कैंसर को हम एक लंबी बीमारी में परिवर्तित करने जा रहे हैं, और काफी कैंसर्स को कर भी चुके हैं। तो इसलिए अगर किसी को एडवांस्ड स्टेज कैंसर हो रहा है तो आप घबराएं नहीं, आप डॉक्टर से सलाह लें कि आपके पास इलाज के लिए क्या क्या पद्धतियां अवेलेबल हैं। जैसे आपने बोला मोस्टली केसेस 4th स्टेज पे डायग्नोस होते हैं, तो फिर मेरा सवाल तो आपसे यही था कि कितने % चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, और आपने बता दिया। कुछ हद तक तो कैंसर टू कैंसर वेरिएशन है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहली स्टेज में और दूसरी स्टेज के कैंसर में
ऑपरेशन और रेडियोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट पद्धति है जिससे कि कैंसर को निकाल देते हैं जी। और वो कैंसर के बेड को रेडिएशन दे के जला देते हैं जिससे कि कैंसर खत्म हो सकता है। तो पहली और दूसरी स्टेज में ये दो पद्धतियां बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिससे कि 80, 90, 95% लोग कैंसर टू कैंसर क्योर हो सकते हैं। अभी हमने बात की सर डायग्नोसिस के बारे में, अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब ट्रीटमेंट की बात आती है कैंसर्स की तो सबसे पहले तो स्टेजिंग की बात आती है कि आपके पेशेंट फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है, फोर्थ स्टेज में है। और फिर हमें अप्लाई करनी है 5 पद्धतियां। ऑपरेशन नंबर 1, रेडिएशन नंबर 2, कीमोथेरेपी नंबर 3, टारगेट थेरेपी नंबर 4, इम्यूनोथेरेपी नंबर 5। ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। पहली स्टेज में भी किसी पेशेंट को 2 या 3 पद्धतियों की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका मतलब है कि ऑपरेशन वाला डॉक्टर, रेडिएशन वाला डॉक्टर और मेडिसिन वाला डॉक्टर इकट्ठे बैठेगा जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बोलते हैं और उस कैंसर के रोगी की स्टेज के हिसाब से जो गाइडलाइंस हैं उसको अप्लाई करेगा। जी। तो ये कॉन्सेप्ट पिछले 50 वर्षों से है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम का, लेकिन पहले शायद 3 ही पद्धतियां होती थी, ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमोथेरेपी। पिछले 20 वर्षों में टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी आ गई है और ये इनका जो चलन है अगले 10-15 वर्षों में बढ़ने वाला है हर एक कैंसर के अंदर। अब मैं चाहती हूँ आप एक एक करके एक एक थेरेपी को सरल भाषा में एक्सप्लेन करें। जी। सो अब ब्रेस्ट कैंसर का उदाहरण लेते हैं। अगर आपका पहली स्टेज में किसी पेशेंट का कैंसर है, ट्यूमर का साइज पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे ट्रीट करना है। 2 सेंटीमीटर से कम ट्यूमर्स को पहले ऑपरेट किया जाता है। जी। उसके बाद अगर उसकी बगल में गांठ है तो रेडिएशन भी दी जाती है। मतलब ऑपरेट करना मतलब निकाला जाता है ट्यूमर। ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो अब ऑपरेशन से लोग डरते हैं। ब्रेस्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, तो लोग ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण देता हूँ, अगर किसी की लेग में कैंसर हो गया तो आप एम्पुटेशन की बात करेंगे, लेकिन आजकल लिम्ब साल्वेज सर्जरी आ गई। मीन्स कि हम कीमोथेरेपी दे के उसको छोटा कर दें और फिर छोटी सर्जरी करें जिससे कि उसकी पैर को काटना ना पड़े। इसी तरह से वॉइस बॉक्स का कैंसर, अगर मैं ऑपरेशन करके वॉइस बॉक्स निकाल दूंगा तो इंसान बोल नहीं पाएगा। तो अगर मैं उसको कीमो से, रेडिएशन से छोटा करके उसके बाद सर्जरी की बात करूं तो शायद मुझे छोटी सर्जरी करनी पड़ेगी जिससे कि ऑर्गन प्रिजर्विंग सर्जरी होगी। तो हम थोड़ी एडवांस चल रहे हैं, लेकिन पहली स्टेज में या दूसरी स्टेज में ऑपरेशन और रेडिएशन का रोल है। और इवन इन फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज, क्योंकि वो ट्यूमर 4 साल से बॉडी में था, हमें नहीं पता लगेगा कि 1 मिलीमीटर का सेल लंग में, लिवर में, बोन में बैठा हुआ है। तो हम उसको प्रिवेंटिव कीमोथेरेपी भी दे रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर में, लंग कैंसर में, कोलॉन कैंसर में। ऑपरेशन होने के बाद सीटी स्कैन ने बता दिया कि सारी बीमारी निकल गई, लेकिन फिर भी मैं उसको 6 महीने की कीमोथेरेपी या ऑल्टरनेटिव थेरेपी दे रहा हूँ, हार्मोनल थेरेपी दे रहा हूँ फॉर प्रिवेंशन फॉर। और रेडिएशन और कीमोथेरेपी में क्या फर्क होता है? आपने बोला रेडिएशन करके छोटा कर देते हैं। सर्जरी से तो ऑपरेट करके निकाल दिया। रेडिएशन होती हैं किरणें जो कि एक्सरेज की मशीन टाइप होती है या सीटी स्कैन की मशीन टाइप होती है, और वो उसी हिस्से को दी जाती है जहाँ पे कि ट्यूमर था या है। तो वो केवल उतने ही हिस्से को, कैंसर को मार पाएगी। ठीक है। बट ट्यूमर तो सब जगह फैल सकता है ब्लड वेसल्स के जरिए। तो कीमोथेरेपी मीन्स दवाइयाँ जो कि हम ओरल मुंह से ले सकते हैं, यूजुअली इंट्रावीनस होती हैं जो कि ड्रिप से देते हैं। तो वो ब्लड के जरिए सारे शरीर में जाएंगी और जहाँ जहाँ ट्यूमर के सेल्स होंगे उसको मारने की कोशिश करेगी। तो उसको कीमोथेरेपी बोलते हैं। मैंने ऐसा पढ़ा था कीमोथेरेपी के बारे में कि जैसे आर्मी में होता है कारपेट बॉम्बिंग, कि अगर आपको टेररिस्ट लोकेट नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरा का पूरा एरिया उड़ा देते हो, बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हो। तो पहले ऐसा होता था, मगर अब टारगेटेड कीमोथेरेपी। सो कीमोथेरेपी, फिर आपको समझना पड़ेगा कि कीमोथेरेपी क्या होती है। जी। तो हमने बोला कि कैंसर डिवाइडिंग सेल्स हैं। तो शरीर में ना केवल कैंसर के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, आपके ब्लड सेल्स भी डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए आपने ब्लड डोनेट किया तो आपका 3 महीने में दोबारा ब्लड डोनेट कर सकते हो ना, क्योंकि आपके ब्लड सेल्स रीजनरेट हो गए। बिल्कुल। और हर एक, और जैसे आपकी इंटेस्टाइन की म्यूकोजा है, ओरल म्यूकोजा है, तो ये सेल्स भी रैपिडली डिवाइड करते हैं। तो जहाँ पे भी डिवाइडिंग सेल्स हैं, ये एक और इम्पॉर्टेंट इशू आ रहा है इसके अंदर, आपकी जो ओवरीज हैं या टेस्टीज हैं मेन के अंदर, उसके अंदर भी स्पर्म्स एंड ओवर डिवाइड करते हैं। बिल्कुल। तो कीमोथेरेपी ऐसी दवाई है जो कि डिवाइडिंग सेल्स को मार रही है। आपकी हेयर ग्रो कर रहे हैं
तो क्यों हेयर लॉस हो रहा है उस पेशेंट को जिसको कीमो लग रही है? क्योंकि वहाँ सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। Correct. तो क्यों आपके ब्लड काउंट्स कम हो रहे हैं? क्यों मुंह में छाले पड़ रहे हैं? डायरिया हो रहा है या इनफर्टिलिटी होने के चांसेस होते हैं कीमोथेरेपी की बात? क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी कैंसर सेल्स में और दूसरे नॉर्मल डिवाइडिंग सेल्स में डिफरेंशिएट नहीं करती है। तो इसलिए कीमोथेरेपी से सब लोग डरते हैं। लेकिन कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं। अगर आपका हेयर लॉस हो गया पेशेंट का, तो 2 या 3 महीने में वो हेयर वापस आ जाते हैं। इनफर्टिलिटी भी सब में परमानेंट नहीं होती, काफ़ी लोगों में वापस आ जाती है। ओरल म्यूकोसाइटिस हुई, डायरिया हुआ, वो 10 दिन में ठीक हो जाता है। ब्लड सेल्स कम होते हैं, उसकी हमारे पास आजकल दवाइयाँ भी आ गई हैं ओवरकम करने के लिए, वो भी टेम्परेरी है 10-15 दिन में, क्योंकि कीमोथेरेपी की जो दवाएं हैं हर 3 हफ्ते में यूजुअली दी जाती हैं। तो ये कीमोथेरेपी एक ब्लाइंड ट्रीटमेंट है जो कि डिवाइडिंग सेल्स को अटैक कर रहा है, कारपेट बॉम्बिंग। लेकिन दूसरा है मैजिक बुलेट। मैजिक बुलेट मीन्स टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी बिकॉज यू आर टारगेटिंग द जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी, दैट डिफेक्ट इन द जीन, जो कि आपने नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से या जीन सीक्वेंसिंग से आइडेंटिफाई किया। ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम पेशेंट्स को बोल रहे हैं कि अपने जीन्स का सीक्वेंस कराओ ट्यूमर का। तो अगर आपको वो जीन पकड़े जाए जिसकी की दवाई मेरे पास है, तो वो मैजिक बुलेट उसके लिए हो गई। बिल्कुल। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया एक ब्लड कैंसर है जो कि आज से 25 साल पहले लाइलाज था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स किया जाता था, केवल 100 में से 30, 40, 50 लोग ठीक होते थे। अब उसकी जीन पकड़ में आ गई, दवाई आ गई, 100 में से 95, 98 लोग 20-20 साल से वो गोली खा रहे हैं, जैसे शुगर की या बीपी की। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण है 1990 से इमैटिनिब, डसैटिनिब, निलोटिनिब, ये दवाइयों के नाम हैं जो कि हम क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के पेशेंट्स को दे रहे हैं, जिसने कि सारी उनकी लाइफ को बदल दिया। एक इनक्योरेबल डिजीज को आपने एक लंबी बीमारी बना दिया कि अब दवाई खाते रहो, आपका कैंसर कंट्रोल में रहेगा। और ये उदाहरण ना केवल ब्लड कैंसर्स के लिए हैं, सॉलिड कैंसर्स के लिए, जैसे मैंने लंग कैंसर बोला जी। आपको कोलन कैंसर है, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड सो ऑन। सो उदाहरण ही उदाहरण है। तो इसलिए कैंसर की टाइप पे डिपेंड करता है कि उसकी दवाई हमारे पास है कि नहीं है। सर, कीमोथेरेपी पे वापस आते हैं। जब हम कीमोथेरेपी की मैं रिसर्च कर रही थी तो कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि कीमोथेरेपी, मैं लिटरली उन्हीं की भाषा में बोल रही हूँ क्योंकि आई ऑल्सो रिप्रेजेंट माई ऑडियंसेस के उनके क्या डाउट्स हैं। Sure. तो ये मेरी आवाज़ नहीं है, मगर जी, जो जी। प्रिवेलेंट डाउट्स हैं लोगों के इंटरनेट पे, मैं उनको हाँ केटर जी, करने हाँ की जी। यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि कीमोथेरेपी इतना डेडली ट्रीटमेंट है, इसे होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शायद कीमोथेरेपी आपका सर्वाइवल रेट बढ़ा देता है, मगर वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिग्रेड कर देता है। इसके ऊपर आपका क्या कमेंट रहेगा? ये देखिए, ये भ्रांति है, ये ठीक होनी चाहिए। आपको मैं उदाहरण देता हूँ ये ब्लड कैंसर मिसकंसेप्शन का। है। एक्यूट ल्यूकीमिया, चाहे वो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है या एक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकीमिया है, उसका इलाज ही दुनिया में आज की डेट में एग्रेसिव कीमोथेरेपी है, जो कि डरावनी है, जो कि 100 में से 2% लोगों की जान भी ले सकती है, लेकिन 100 में से 80 से 90 लोगों को वो ठीक भी करती है। अगर आप कीमोथेरेपी ना कराएं, एक्यूट ल्यूकीमिया का डबलिंग टाइम 24-48 घंटे है, तो वो इंसान 1 महीने 2 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर आप टाइमली उसकी कीमोथेरेपी करें, जो कि भयानक है, जो कि डिफ़िकल्ट है, 90 लोग ठीक भी तो होंगे। तो वो उनको डिसाइड करना है जिनके घर में ये प्रॉब्लम आई कि वो इस चांस को लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। इलाज डिफ़िकल्ट है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देना है, उसके अंदर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स देना है, 1 महीना हॉस्पिटल में रहना है, खर्चा भी होना है, चाहे वो 4 लाख है, 5 लाख है। सरकारी में वो कम होगा, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होगा, लेकिन आपको 80-90% चांस लेना है तो इलाज करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी तरह से दूसरा जो लिम्फोमा, एक टाइप ऑफ लिम्फ नोड्स का कैंसर है, वो 80 से 90% लोगों में क्योरेबल है स्टेज के हिसाब से। कीमोथेरेपी के जरिए 6 महीने का इलाज होता है, 4.5 महीने का इलाज होता है। तो आपको वो कष्ट लेना है, क्योंकि साइंस में उससे अच्छा इलाज दुनिया में बना ही नहीं है। तो जिसको वो साइड इफेक्ट्स मंजूर हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जिसको एक्सेप्ट नहीं करना है, तो आपकी ज़िंदगी है, आप फैसला करें। तो हम समझते हैं जो कैंसर क्योरेबल है, उसके अंदर हम सारे कष्ट पेशेंट को समझाते हैं,
फैमिली को समझाते हैं, उनके ठीक होने के चांसेस बताते हैं, फिर अगर उनको मान्य होता है तो हम इलाज में जाते हैं। हमारी समस्या क्या है? एक तो हम कष्ट दे रहे हैं मरीज को, उनके बाल जाएंगे, उनके मुंह में छाले पड़ेंगे, लूज मोशन होंगे, बुखार होगा, खून कम होगा, लेकिन गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। मैंने बोला ना 80% लोग ठीक हो रहे हैं ब्लड कैंसर के या लिम्फोमा के, तो मुझे ये पता नहीं है कि वो 80 कौन है, तो केवल 80 को ही कष्ट दूं? मुझे 100 के 100 को कष्ट देना पड़ता है 80% लाने के लिए। तो ये कैंसर के इलाज में बहुत बड़ी दुविधा है, बहुत बड़ी समस्या है। लोग चाहते हैं कि हम सब लोग ठीक हो जाएं, साइंस ने इतना तरक्की कर ली और आप इतने महंगे महंगे इलाज मुझे प्रपोज कर रहे हो, उसके बाद भी आप मुझे गारंटी नहीं दे रहे हो। तो हमारी ये कमी है, हमारी ये साइंस की कमी है, ये रिसर्च की कमी है। नो, जो फैक्ट है वो लोगों को समझते हैं, समझना पड़ता है, क्योंकि आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, चौथे के पास जाएंगे, सब लोग वही चीज़ बताएंगे हमारी साइंस में। हम एलोपैथी की बात कर रहे हैं, तो फिर वो उनको डिसाइड करना है कि वो हमारी पैथी के अंदर चले या ना चले। कष्ट लेना है, वो 80% चांस लेना है कि नहीं लेना है। तो वो हर एक कैंसर की अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे कैंसर 80% ठीक हो जाएंगे, ये फिगर्स कैंसर टू कैंसर वेरी करेंगी। यस यस, ऑफ कोर्स। मैंने आपको लिम्फोमा और एक्यूट ल्यूकेमिया का एग्जांपल दिया। नहीं सर, ये मेरे को लगता है ये परसेप्शन की बात है। आप कष्ट नहीं दे रहे हो, आप हीलिंग ही दे रहे हो, आप ट्रीटमेंट ही दे रहे हो, आप नहीं, हम कष्ट दे रहे हैं, मगर ये परसेप्शन है। देखिए, नॉर्मली जैसे हार्ट का पेशेंट है। नहीं अंशुल जी, ये बिल्कुल ये कष्ट वाली बात है जी। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर आप मेरे बाल उड़ा दोगे, मैंने नहीं इलाज कराना। तो ठीक है, तो वो उनका फैसला है। हम कष्ट दे रहे हैं, हमारी दवाइयाँ कष्टदायक हैं, तो हमारी जो कैंसर की कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं वो ज़रूर कष्टदायक हैं, क्योंकि उनसे साइड इफ़ेक्ट्स जुड़े हुए हैं जी। लेकिन वही दवाइयाँ दे पाते हैं या दे सकते हैं क्योंकि साइंस ने उतना ही पहुंचा है अभी। ये सर आपका बड़प्पन है। मैं यहाँ पे आपको रोक कर ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि साइंस ने उतना ही किया है, ये आपका बड़प्पन है बोलना। नहीं, बहुत कमी है, बहुत डेफिशिएंसी है अंचल। हाँ। कुछ दवाओं में हमने कीमोथेरेपी के साथ पिछले 10-15 सालों से, नॉर्मली कीमोथेरेपी के जो साइकिल्स हैं वो 3 हफ्ते में दिए जाते हैं, लेकिन अगर हम नॉन क्योरेबल कैंसर्स खास तौर पे, जिनको कि एडवांस्ड लंग कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है या कोलॉन कैंसर है जी, तो उनको हम डिवाइड करके 1/3 करके दें तो उसमें मरीजों को कष्ट कम होता है, यूजुअली वो ओल्ड एज में, और उतना ही इफेक्टिव रहता है। तो हम भी लोग समझते हैं कि किस पेशेंट को कितनी दवाई देनी है, लेकिन जो क्योरेबल कैंसर है उसकी गाइडलाइन को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर उसको 3 हफ्ते में ही देनी है तो वो उतनी ही डोज देनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी क्योर रेट्स कम हो जाएंगी। तो बहुत इश्यूज हैं हमारी साइंस में कैंसर की कीमोथेरेपी को लेके, जिसकी वजह से कि नॉर्मल इंसान, कैंसर पेशेंट्स, फैमिलीज डरती हैं, क्योंकि मृत्यु भी हो सकती है कीमोथेरेपी की दवाइयों से, क्योंकि ब्लड कम हो गया तो नहीं आप ठीक कर पाए पेशेंट को जी। तो लेकिन धीरे धीरे करके उनके एंटीडोट्स भी आ रहे हैं, WBCs घटते हैं उसका इंजेक्शन है, RBCs घटते हैं उसका इंजेक्शन है, प्लेटलेट्स कम होते हैं उनकी गोलियां और इंजेक्शंस आ गए हैं। तो साइंस तरक्की कर रही है, लेकिन गारंटीज नहीं हम दे पाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है और सब लोग ठीक होना चाहते हैं। बिल्कुल, ये आपने बोला तो गारंटीज हम नहीं दे पाते, ये मुझे ऑडियंसेस को बोलना है, क्योंकि एक इमोशनल एंगल है कि जब आपके साथ एक पीड़ित व्यक्ति डील कर रहा है और वो आपके पास ही होप लेकर आता है कि डॉक्टर साहब आप ही ठीक कर दीजिए। मैं इस बात को बखूबी समझती हूँ, ऑब्वियसली एम्पथाइज नहीं कर सकती, सिंपैथी है मेरी अटैच इस बात से, मगर आप ये बोल रहे हो कि हमारा ट्रीटमेंट कष्ट देता है, हम कष्ट दे रहे हैं। मैं उसको ऑल्टर करना चाहूँगी कि आप कष्ट नहीं दे रहे हो, आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, उस ट्रीटमेंट का पार्ट है वो कष्ट, और वो आपके हाथ में नहीं है क्योंकि आप भगवान नहीं हो। सो आई थिंक डॉक्टर्स डू बेस्ट ऑफ विद देयर एबिलिटीज़। हर वो यही चाहते हैं कि वो हर कोई ठीक करे, अपना बेस्ट लगाते हैं, और आप बहुत सारे ट्रॉमा के साथ डील करते हो, बहुत सारे नेगेटिविटी के साथ डील करते हो। इसी वजह से आप कीमोथेरेपी से आगे टारगेटेड थेरेपी में आ गए और पिछले कुछ वर्षों में इम्यूनोथेरेपी आ गई। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन। तो इम्यूनोथेरेपी क्या है? तो हमने बोला कि कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं, सबके बनते हैं बिल्कुल, क्योंकि जीन्स खराब होते हैं एजिंग के साथ या शराब के साथ या सिगरेट के साथ, लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उन खराब सेल्स को एलिमिनेट कर देता है, वो खा जाता है। तो किसी वजह से इम्यून सिस्टम भी सप्रेस हो गया,
कि वो इम्यून सेल्स जो कि लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि ट्यूमर के चारों तरफ होते हैं, शरीर में होते हैं, उनका फंक्शन है कि कैंसर सेल्स जो भी एबनॉर्मल सेल्स बॉडी में आएंगे उसको मार देना, ठीक है, ताकि कैंसर बने ही ना। लेकिन वो भी चीज़ फेल होगी तो कैंसर बन गया। तो अब ये जब बात समझ में आई तो लगभग 10-15 साल पहले ऐसी दवाइयाँ इजाद हुई जिससे कि हमारे इम्यून सेल्स बॉडी के वो स्ट्रांग हो गए, और वो जो डरे बैठे थे या जो कि नकारा थे हमारे शरीर में, पेशेंट के शरीर में, वो एक्टिव होके कैंसर को खा गए। अच्छा। और मरीज ठीक होने शुरू हो गए। ओके। तो ये पद्धति पिछले 10 सालों में अमेरिका में, यूरोप में और अब इंडिया में भी आ गई है। और ये सिंपल इंजेक्शन है जो कि हम ड्रिप के ज़रिए देते हैं, और आप इमेजिन नहीं कर सकते 30 से 40 कैंसर्स टाइप, लंग कैंसर, किडनी कैंसर, ओरल कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सब में ये लागू हो रहा है। वाओ। एक्सपेंसिव है आज की डेट में, कोई भी दवा नहीं आती है, बहुत रिसर्च होती है तो बहुत पैसा लगता है, तो शुरू में दवाई की कीमत ज़्यादा होती है। अगले साल से उम्मीद है कि इंडियन दवाइयाँ भी आ जाएंगी, कुछ चाइनीज़ भी एंटर कर रही हैं। जो चीज़ अब 7-8-10 लाख की मिल रही है तो शायद अगले साल में वो 2 लाख 3 लाख की हो जाएगी, जो कि हमारे मिडिल क्लास पीपल। और फ़र्क क्या है टारगेट थेरेपी में और कीमोथेरेपी में? अच्छा। और इम्यूनोथेरेपी में इम्यून सेल्स जो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं इन दवाओं के ज़रिए, वो सालों साल हमारी बॉडी में रहते हैं। तो पहले कीमोथेरेपी से या टारगेट थेरेपी से हम केवल मरीजों की ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग कर पा रहे थे। अब जिसको इम्यूनोथेरेपी सूट कर जाए, जो कि पता नहीं है कि किसको सूट करेगी, ये सब कैंसर की एक बात है और वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन जिसको इम्यूनोथेरेपी सूट कर जाए, 100 में से 20 से 25% लोग जो कि मरने वाले थे 5 साल से भी ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। तो ये इम्यूनोथेरेपी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कैंसर को मारने में, एडवांस स्टेज के। यही मैं पूछने वाली थी आपसे, एडवांस स्टेज में भी, 4th स्टेज में। वाओ, दिस इज ब्रिलियंट। तो ये उदाहरण देता हूँ, 40 साल का एक इंसान था, आज से 4 साल पहले कोविड के टाइम में मेरे पास आया, दोनों लंग्स में कैंसर फैला हुआ था, कोई उम्मीद नहीं थी, कीमो लगाई नहीं ठीक हुआ। उसी वक्त 4 साल पहले ही इम्यूनोथेरेपी की दवाई आई थी, वो लगानी शुरू करी, 2 साल उसको दवाई लगाई, अब 2 साल से दवाई बंद है, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये उदाहरण लंग कैंसर के, जो कि मैंने बोला 6 महीने इंसान जीता था शुरू में, आज से 25 साल पहले, अब वो बिना इलाज के 2 साल से नॉर्मल है। और ऐसे एक नहीं, हज़ारों पेशेंट्स हैं दुनिया में जो कि लंग कैंसर के, जिनको इम्यूनोथेरेपी सूट कर जाए, खासतौर पे जो स्मोकर हैं, उनके अंदर ये दवाओं के काम करने की संभावना ज़्यादा होती है इम्यूनोथेरेपी की, तो लोग ठीक हो रहे हैं। तो यही बात है कि उम्मीद नहीं छोड़नी है, दवाइयाँ हैं लेकिन लक फैक्टर सुप्रीम है, गॉड हैज़ टू बी काइंड। यस। अब आपने बात की इम्यूनोथेरेपी की। इम्यूनोथेरेपी बेसिक सरल भाषा में आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो उन कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करेगा। करेक्ट। और वो स्टेज 4 में भी लागू हो रहा है। जो लोग मरने वाले थे, जिनका डेथ बर्थ दिख रहा था आपको, बट अगर उन्हें सूट कर गई तो काम करेगा। बिल्कुल। अगर उन्हें सूट ना करी तो इसका कोई साइड इफेक्ट है? इम्यूनोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स बहुत कम है, 100 में से 95 लोगों को साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जैसे थायराइड खराब हो जाता है, गोली खिला देते हैं, थायरॉक्सिन या एल्ट्रॉक्सिन जो मिलती है। सिमिलरली, क्योंकि हमारे लिम्फॉइड सेल्स शरीर के हर एक हिस्से में है, तो इम्यूनोथेरेपी किसी भी ऑर्गन को अटैक कर सकती है, लेकिन उसकी संभावना केवल 3% है ना। आपका इंटेस्टाइन भी अटैक हो सकता है, स्किन भी अटैक हो सकता है, निमोनिया भी हो सकता है, आपको कहीं पे भी डैमेज हो सकता है। लेकिन उसकी संभावना इतनी कम है कि वो, उसका जो बेनिफिट और रिस्क रेशो है वो बेनिफिट की फेवर में है, कि 100 में से 60-70 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, 20 लोग 5 साल से भी ज़्यादा चल रहे हैं, केवल 2-3% को नुकसान हो रहा है। वो तो डॉक्टर आइडेंटिफाई करके वो दवाई को रोक देता है, तो वो साइड इफ़ेक्ट्स रिवर्स हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर की एक जजमेंट है कि किस वक्त उसको रोकना है और क्या टेस्ट हमें करने चाहिए। यूजुअली थायराइड टेस्ट, कॉर्टिसोल टेस्ट और दूसरे पेशेंट टू पेशेंट टेस्टिंग होती है। मुझे अभी तक की कॉन्वर्सेशन से ये समझ आया कि एक कैंसर तो है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपके पास कोई भी किसी भी चीज़ का एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता। उसका रीज़न यही है, हर एक कैंसर की जीन्स अलग अलग हैं, हर एक का फैलने का तरीका अलग अलग है। बिल्कुल, कैंसर अलग है, पेशेंट अलग है, बॉडी अलग है, एब्सोल्युटली, और स्टेजेस अलग है। वेरी कॉम्प्लेक्स, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। बट उम्मीद है एलोपैथी में बहुत सारी
चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही है, रिसर्च हो रही है, जिससे देयर इज अ लॉट ऑफ होप इन दिस एरिया। उसका जब दवाओं की बात आती है तो जी। उदाहरण ये है कि आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले एक कैंसर को फाइट करने के लिए 2 दवाइयाँ होती थी। आज मेरे पास किसी भी कैंसर का टाइप बोल दीजिए आप, 10 से 15 दवाइयाँ हैं। वाह। तो मैं उनको सीक्वेंस करता हूँ, 2 दवाइयाँ देता हूँ पहले, उससे पेशेंट को 6 महीना, साल, 2 साल जितना भी ठीक होना है वो मिल गया। फिर बीमारी लौट के आ गई, फिर मेरे पास 10 दवाइयाँ बची थी, फिर मैंने दवाएं बदल दी, उससे फिर 6 महीने, साल मिल गया। तो सीक्वेंसिंग अब बहुत कॉमन है, वैरायटी ऑफ कैंसर्स। आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। वेरी गुड क्वेश्चन। ऑल कैंसर ट्रीटमेंट इज हिट एंड ट्रायल। उसका क्या मतलब है? अगर किसी को यूरिन में इन्फेक्शन होती है, आपने उसका यूरिन सैंपल लिया, उसमें से बैक्टीरिया को पकड़ा, ग्रो किया, देखा कौन सी वाली एंटीबायोटिक उसको मार सकती है, तो वो हमने दे दी। कैंसर में ये नहीं है। रोज मेरे से पेशेंट पूछते हैं, सर ऐसी दवाई बताओ ना जो कि मेरे कैंसर को ही मारे। तो वो टेस्ट अभी नहीं बने। ब्रेस्ट कैंसर जैसे हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, पहले सबको कीमो देते थे हम, अब सिंपल टैबलेट्स देते हैं और 5-5 साल तक पेशेंट्स नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। जो बैंकर है बैंक में जा रहा है, जो टीचर है वो क्लास में जाके पढ़ा रहा है, जो काम में है अपने ऑफिस जा रहे हैं। तो ये दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं जिनके की साइड इफेक्ट्स नहीं है, कम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन्ड है। एंड आई रिपीट कि कैंसर को हमें क्रॉनिक डिजीज में परिवर्तित करने में कामयाब हो रहे हैं और इसमें और कामयाबी मिलने वाली है। क्रॉनिक डिजीज को परिवर्तन करने में आप लोग कामयाब हो रहे हैं, कीपिंग इन माइंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मेंटेन्ड। क्योंकि हम कीमोथेरेपी से दूर जा रहे हैं, हम टारगेट थेरेपी पे और इम्यून थेरेपी पे जा रहे हैं। और अगर कीमोथेरेपी करनी भी पड़ती है तो वो 4-5 महीने करनी पड़ती है। उसके बाद मेंटेनेंस हम हार्मोनल थेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ देते हैं जिससे कि कैंसर कंट्रोल में रहे। बिल्कुल, ये हमने बात की एलोपैथी की। अब एक कॉन्ट्रडिक्शन जो यहाँ पे आता है, एक और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो बहुत ज़्यादा फेथफुल है और बहुत बिलीव करता है। मुझे सिर्फ आपकी इसके ऊपर राय जाननी है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने जो एक कंट्रोवर्सी आई और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, अगर मैं आपकी अनुमति हो तो मैं वो पढ़ना चाहूँगी एग्जैक्टली उनके शब्दों में। उनके शब्द कुछ ऐसे थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, हर्बल ड्रिंक्स, यूज ऑफ हर्ब्स लाइक नीम, टर्मरिक, तुलसी, काली मिर्च कंट्रीब्यूटेड टू माय वाइफ्स रिकवरी। जी, वो एक इतने इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट इंटरनेट पे आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। तो इससे काफ़ी सारे तबके के लोग इन्फ्लुएंस हो गए और शायद आप भी इस बात को जानते होंगे कि शिफ्ट होने लग गए कि ये ट्रीटमेंट छोड़ देना चाहिए, हमें बैक टू बेसिक्स जाने चाहिए। तो मुझे एक ट्रस्टेड सोर्स से एक वैलिड आर्ग्यूमेंट चाहिए यहाँ पे। पहली बात तो ये है कि ना हम किसी व्यक्ति के खिलाफ हैं और ना किसी पद्धति के खिलाफ हैं। हमारी जो साइंस, एलोपैथिक साइंस है, वो एविडेंस पे चलती है। बिल्कुल। एविडेंस कैसे जनरेट होता है? तो आज की तारीख में लगभग 300-400 दवाइयाँ हैं मेरे पास जो कि मैं कैंसर के रोगियों को देता हूँ। डेवलपमेंट कैसे होती है? सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में कैंसर की सेल लाइंस पे दवाई को डाल के देखा जाता है कि क्या वो दवाई उस कैंसर सेल को मार पा रही है कि नहीं मार पा रही है। नंबर 1, दैट इज प्री क्लिनिकल स्टेज। जब हमें वहाँ सफलता मिलती है उसके बाद हम चलते हैं एनिमल स्टडीज पे। कैंसर के सेल्स को चूहे में डाला और दवाई इंजेक्ट करी और देखा कि वो ट्यूमर मरा कि नहीं मरा। दैट इज एनिमल स्टेज, वो भी प्री क्लिनिकल हुआ। जी। जब उसकी सेफ्टी और एफिकेसी हमें चूहे में पता लग गई, फिर हम इंसानों में आते हैं कि वो इंसान को वो दवाई देने के लिए सेफ है कि नहीं है। उसको बोलते हैं फेज 1 स्टडी। फिर चलते हैं एफिकेसी पे, फेज 2 स्टडी, जिसमें कि 40-50 मरीजों को वो दवाई दी जाती है, जिनमें कि दूसरी दवाइयाँ जो कि पहले से इस्तेमाल हो रही हैं वो फेल हो गई। उन्हीं को वो दवाई दी जाएगी क्योंकि वो नई दवाई है और हमने सेफ्टी उसकी देख ली, उसकी एफिकेसी। जब वहाँ कामयाबी मिलती है तब फेज 3 ट्रायल में कंपेयर करते हैं कि ये जो दवाई का कॉम्बिनेशन है या सिंगल दवाई है पहले वाली दवाई से बेटर है कि नहीं है। हमारी जो भी दवाइयाँ हैं वो इस प्रक्रिया से गुजरती हैं। तो क्या टर्मरिक, क्या काली मिर्च, क्या नींबू पानी या कोई भी दवाई जो कि है प्रपोज कोई कर रहा है, चाहे आयुर्वेदिक है चाहे होम्योपैथिक है, उसको इस प्रक्रिया से गुजरना चाहिए जिससे पहले कि हम उसको प्रपोज करें ह्यूमंस में। मान लीजिए आप हल्दी कह रहे हो, काली मिर्च कह रहे हो, क्या आप कोई बता सकता है कि मैं उसको 1 चमचा हल्दी खाऊं, 1.5 चमचा खाऊं, आधा किलो खाऊं, कितनी खाऊं? कितनी खाने से कैंसर मरेगा?
कि नहीं मरेगा। हमें पता है कि टर्मरिक जो है वो सेल लाइंस के अंदर, ट्यूब के अंदर कामयाब है, लेकिन आप उस रिसर्च को आगे लेके जाइए, चाहे वो काली मिर्च है, चाहे वो नींबू है। तो हमारा एक साइंस में जो काम करने का तरीका है वो बहुत क्लियर है। तो और इसी वजह से जो इनिशियल दवाइयाँ आती हैं, उसको एक दवाई को डिस्कवर करने में $1 बिलियन लगता है, तभी वो दवाई की कीमत 4-5 लाख रुपए होती है। तो चाहे हम कह रहे हैं कि आप करो, मेरे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं, हम कहते हैं कि हमारी दवाओं के संग संग आप आयुर्वेदिक करो, आप होम्योपैथिक करो, केवल हेवी मेटल्स मत करो, आप भस्म मत लो, आर्सेनिक मत लो, डायमंड मत लो, क्योंकि उससे आपके ऑर्गन, स्किन, किडनी डैमेज हो सकती है। हर्बल करिए, जो मर्जी करिए, लेकिन मेरी एडवाइस को फॉलो करो, इन द सेंस कि अगर आप कीमो कर रहे हैं तो उसके संग संग जो मेरी सजेशंस हैं वो करो। उसमें क्या है कि क्योंकि मेरी कीमोथेरेपी की दवाइयाँ साइड इफेक्ट देती हैं जी। उसके लिए बूस्ट करने के लिए बॉडी को ताकत चाहिए, आपके खून कम हो रहा है, आपके मुंह में छाले पड़ सकते हैं, तो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए और लेनी पड़ेगी, वरना मैं अगली डोज कीमोथेरेपी की नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसके हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी, उसके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे सर हम, उसमें एक सदाफॉली प्लांट होता है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में, जिसकी स्पेकुलेशन थी कि वो ब्लड कैंसर को ठीक करता है, और वो जब फार्मा इंडस्ट्री ने इस पे रिसर्च करी कि बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन बढ़ गई, तो पाया कि सदाफॉली प्लांट में एक विनक्रिस्टीन नामक केमिकल होता है, जिसकी जो अब शायद मेजरली यूज़ होता है कीमोथेरेपी में। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आयुर्वेदिक शायद बिल्कुल भी बेकार चीज़ हो। कुछ दवाइयाँ, कैंसर की कीमोथेरेपी की दवाइयाँ वो हर्बल से बनी है, लेकिन जब ये आइडेंटिफाई हुआ कि उसमें विनक्रिस्टीन है, तो प्रोसेस तो वो फॉलो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि विनक्रिस्टीन एक घातक दवाई है। अगर आप उसको एक पर्टिकुलर डोज के बियॉन्ड दोगे तो आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, आपकी इंटेस्टाइन पैरालाइज हो जाएगी और पेशेंट मर जाएगा। तो उसकी डोज 1 मिलीग्राम, 1.2 मिलीग्राम, डिपेंडिंग अपॉन हाइट, वेट, बॉडी सरफेस एरिया, हम लोग रूटीनली दे रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है जिसने कि कीमोथेरेपी के फील्ड के अंदर धमाका मचा दिया आज से 20 साल पहले, उसका नाम है पैक्लिटैक्सेल। तो वो दवाई कम से कम 20 तरह के कैंसर्स में इस्तेमाल हो रही है। वो एक ट्री के बार्क से निकलती है, लेकिन उसकी डोज कितनी देनी है वो तो रिसर्च कौन करे, आयुर्वेदिक वाले करे, हमें क्या एतराज़ है उसके अंदर। हमें तो प्रॉपर उसकी साइंटिफिक एविडेंस चाहिए कि उसका इतनी दवाई देने से इतने मरीज ठीक हो रहे हैं और उसको ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सेफ्टी एंड एफिकेसी वो ट्रायल्स के थ्रू आएगी ना। यस, दिस इज द पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही थी, कि चाहे कोई भी ट्रीटमेंट हो वो एविडेंस बेस्ड, वो रिकॉर्ड बेस्ड होना चाहिए। एब्सोल्युटली। हमारी जितनी भी दवाइयाँ डिस्कवर होती हैं वो पीयर रिव्यूड जर्नल्स में पढ़ी जाती हैं, पेपर्स पढ़े जाते हैं, डिसेक्शन होती है कि आप जो बोल रहे हो वो करेक्ट है कि नहीं है। आप झूठ भी बोल सकते हो, आप झूठी रिसर्च भी कर सकते हो, लोग करते हैं। लोगों ने, अफ्रीकन एक डॉक्टर था, उसने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में बोला कि ये ब्रेस्ट कैंसर में कामयाब है, 3 साल में प्रूव हो गया कि वो गलत बोल रहा था। तो आपको जो रिसर्च करनी है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होनी है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी है, उसकी वैलिडेशन होनी है, तभी वो दवाई जो है इंसान पे दी जाएगी। बिल्कुल। आपने कैंसर के रोगी को मारना थोड़े ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें कि वेरियस फेजेस ऑफ ट्रायल्स होने चाहिए बिफोर सेइंग कि हाँ ये दवाई मरीज को दे दी जाए। आपसे थोड़ा हटके क्वेश्चन है। हाँ जी। आप एक ऐसे इंसान हो जो साइंटिफिक बातें कर रहे हैं, जिसने साइंस को अपनी पूरी ज़िंदगी दी है, जिसकी डेली लाइफस्टाइल साइंस के अराउंड रिवॉल्व होती है, एविडेंसेस के अराउंड रिवॉल्व होती है, बहुत ही लॉजिकल माइंडसेट रखने वाले आप एक इंडिविजुअल हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैंसर के ट्रीटमेंट में फेथ लेवल कितना बड़ा रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू ट्रीटमेंट? सो आई बिलीव इन दैट पेशेंट्स हु डेमोन्स्ट्रेट फुल फेथ in the treating doctor and his or her team, I think they get the best out of the doctor. लेकिन आजकल हर तरह के इंसान हैं और इतनी दवाएं महंगी महंगी आ गई हैं, तो ये पेशेंट भटकता है, क्योंकि ना मैं गारंटी देता हूँ, ना दूसरा गारंटी देता है, ना तीसरा गारंटी देता है। तो जो जिसकी बात समझ में आती है उसके ऊपर फुल फेथ करना चाहिए। और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो पेशेंट्स हमारे पे फुल फेथ करते हैं तो उनके आउटकम्स आर बेटर देन एज कम्पेयर टू पेशेंट्स जो कि डॉक्टर्स को चेंज करते रहते हैं। आज मेरे से करा लिया, कल दूसरे हॉस्पिटल में, तीसरे हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्रीटमेंट बदल लिया। करेक्ट। सो दैट इज व्हाई दे आर चेंजिंग देयर डॉक्टर ना एंड देयर ट्रीटमेंट पैटर्न्स।
तो ये एक पर्सनल आप इशू है, जैसे मैंने बोला। तो मुझे ये लगता है कि जो फुल फेथ से अपना इलाज कराते हैं उनके अंदर आउटकम्स जो हैं वो बेटर होती हैं। आपको लगता है कि इमोशंस एज इन हेट्रेड, जेलिसी, ईगो, अहंकार, लोनलीनेस, ये सारे इमोशंस भी कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रीटमेंट में? फर्स्ट इज द फेथ एंड सेकंड इज द काइंड ऑफ इमोशन। बट कैंसर में जब किसी को पता लगता है तो देयर आर वेरियस फेजेस ऑफ माइंडसेट। तो पहले तो डिनायल होता है टोटल, बिल्कुल। कि मैं हो ही नहीं सकता, मैंने तो कोई दुनिया में ख़राब काम किया नहीं है, और मैं शराब भी नहीं पीता, मैं सिगरेट भी नहीं पीता, मुझे क्यों कैंसर हो गया। सो दैट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ डिनायल। जी। द सेकेंड फेज इज ऑफ एंगर। फिर वो मुझे अगेन कि मेरे साथ एक्सेप्टेंस ऐसा नहीं, क्यों हुआ? हाँ क्यों हुआ, तो बहुत गुस्सा भी आता है कि कैसे क्यों हो गया। थर्ड फेज इज एक्सेप्टेंस, कि फिर इंसान कहता है कि भाई अब मैंने स्कैन्स भी करा लिए, मैं 5 डॉक्टरों से मिल भी लिया, सब लोग बायोप्सी भी हो गई, एवरीथिंग इज कंफर्मिंग। एंड फाइनल है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि आप पॉजिटिव मोड में जाते हो, लड़ाई के मोड में जाते हो, डिप्रेशन। या आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो अगर आपका एक मोड पॉजिटिव है, क्योंकि ऑपरेशन होना है, उसके अंदर कोई अंग हटने वाला है, चाहे वो वॉइस बॉक्स है, चाहे वो ओरल कैंसर है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो लेग का कैंसर है, तो एक शरीर का हिस्सा काटा जाएगा अगर उसका फर्स्ट या सेकंड स्टेज में है। और अगर हमें दवाओं में जाना है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इलाज सीधे नहीं है, इलाज में टेढ़ापन है। नॉर्मली अगर किसी को निमोनिया होता है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, अपनी एंटीबायोटिक लेता है या एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कराता है, तो वो ठीक हो जाता है। तो चाहे रेडिएशन है, चाहे सर्जरी है, चाहे कीमो है, तो तीनों में इश्यूज हैं जिसमें कि पेशेंट को परेशान होना होगा, और वो परेशानी झेलने की क्षमता, डिटर्मिनेशन उसको अपने मन में बनानी पड़ेगी। और वो डॉक्टर का भी एक रोल है उसमें कि वो पेशेंट को कैसे मोटिवेट करता है कि तुम ठीक हो जाओगे। गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, पेशेंट्स को बोलना पड़ता है, रिश्तेदारों को सही बात बतानी पड़ती है। ये इंडिया में एक डिफरेंस है। अमेरिका, यूरोप में पेशेंट को सीधा सीधा बताते हैं कि तुम्हारा 70%, 80%, 50% चांस है ठीक होने का। इंडिया में पेशेंट को बोलते हैं तुम ठीक हो जाओगे, रिश्तेदार को बोलते हैं कि तुम्हारा चांस 70% है। क्योंकि बहुत दफ़े तो पेशेंट को बताते ही नहीं कि कैंसर है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी उसमें फील्ड में। हाँ, फील्ड में नहीं, हमारे संस्कारों में जी। अटेंडेंट पहले अंदर आएगा रूम में, ओपीडी में, सर मेरे पेशेंट को मत बताना, अगर मैंने आज पेशेंट को कैंसर बता दिया तो वो आज ही मर जाएगा। क्योंकि वो जानता है इमोशनली उसको, क्योंकि वो उसको उसके अंदर अभी हमारे इंडिया में इतनी मैच्योरिटी नहीं है। अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में वो पहले जानना चाहता है कि मेरे को कौन सी स्टेज का कैंसर है, कौन सा कैंसर है, कौन सी दवाई लगनी है और मेरे क्या चांसेस हैं ठीक होने की। तो ये चीज़ें बदल रही हैं क्योंकि अब कैंसर हॉस्पिटल्स आ गए हैं। जब पेशेंट कैंसर हॉस्पिटल में जा रहा है इलाज कराने तो शायद उसको पता होता है, लेकिन फैमिली वाले फिर भी कैंसर का नाम उसके सामने नहीं लेना चाहते। वो कहते हैं कि आपका इलाज हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे, उसको एक होप में रखना चाहते हैं। लेकिन ये एक डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में और वेस्टर्न वर्ल्ड में। ये वन ऑफ द इंटेंशंस रहेगी मेरी इस पॉडकास्ट के थ्रू कि यही जो स्टिग्मा की हम बात कर रहे हैं, जो डर की अटैच बात कर रहे हैं, कि हम उस सब्जेक्ट को इतना कॉमन बना दें कि उसके बारे में आपको पास नॉलेज हो। और हम इस पॉडकास्ट के थ्रू होप भी दे रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि गारंटी नहीं है, बट होप है क्योंकि साइंस इतना ज़्यादा काम कर रही है। क्योंकि जब तक आप छुपाते रहोगे तो पेशेंट की आपको कोऑपरेशन भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो हम उसको चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें इलाज के दौरान, कीमोथेरेपी के दौरान, हाई प्रोटीन डाइट खाएं, घूमें फिरें, एक्सरसाइज करें, तो वो सब चीज़ें तभी आती हैं जब पेशेंट को अपने बारे में, शरीर के बारे में, बीमारी के बारे में पूरा ज्ञान। मैं इस बात को तो नहीं मतलब डिनाई नहीं कर सकती कि कोई भी पेशेंट विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड सिंसेरिटी में बात बोल रही हूँ, अगर कोई भी हमारा व्यूअर कैंसर से लड़ाई कर रहा है, कि मैं बात को समझ नहीं सकती, बट जितनी कोशिश हो सकती है समझ कर ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लड़ाई बहुत पर्सनल है और बहुत डिफ़िकल्ट है। जितना मैं समझ भी ना पाऊँ उससे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये आप और आपके पेशेंट्स ही समझते हैं कि डिफ़िकल्ट तो है वो प्रोसेस, किसी भी स्तर पे हो। मगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपकी जो सेल्फ टॉक है, जो आप खुद से बात करते हो, जो आप अपने आप को फीड करते हो, एक तो आपको होप एक्सटर्नली मिलती है जो आपके ट्रीटमेंट से, आपके अपनों से, आपके डॉक्टर से मिल रही है, आप भी होप दे रहे हो कि हाँ ठीक हो जाओगे। और एक होप कि आपकी इंटरनल आती है,
मुझे लगता है वो भी बहुत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है व्हेन इट कम्स टू एब्सोल्युटली ट्रीटिंग योर ओन दैट सेल्फ। इंटरनल डिजायर टू लिव फाइट, जी वो परिवार की, डॉक्टर की, साइकियाट्रिस्ट की अगर उससे इन्वॉल्व हैं तो वो हमें उसको ऑप्टिमिज्म देना है, तभी वो हमारे संग जुड़ पाएगा और अपनी बीमारी को हरा पाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे हिट एंड ट्रायल मेथड की, कि आप मेडिसिन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट और सर्जन बैठ कर एक टीम बनाते हैं और वो हर केस पर डिस्कस करते हैं और फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। राइट। ऐसे ही एक सीरीज़ है इसके ऊपर, डॉक्टर हाउस करके, जो बहुत फेमस है। और मैं मतलब एक अगर कोई इस फील्ड से है और वो एक गो थ्रू भी कर रहा है, आई मीन पेशेंट है या नहीं भी है, बट आई वुड हाईली रेकमेंड, आपको भी मैं रेकमेंड करूँगी। मुझे नहीं पता है कि आपको समय मिलता होगा या नहीं, मगर वो आपके प्रोफेशन से बहुत ही दिलचस्प एक शो है, डॉक्टर्स के ऊपर ही है, डॉक्टर हाउस। और वो कैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाते हैं, कैसे हिट एंड ट्रायल करते हैं, दवाई दी और फिर देखा क्या आया एक दिन में और फिर चेंज किया, वो सीरीज़ आपको इस फील्ड के बारे में काफ़ी कुछ सिखाती है। जो आप बोल रहे हो ना कि लोगों को लगता है कि ये गलत, हम गारंटी नहीं दे सकते, उसमें दिखाया है कि नहीं गारंटी दे सकते। आप अपनी बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ लगे हुए हो, फाइट कर रहे हो कि ये नहीं कर सकता तो ये करके देखते, ये नहीं चलता तो ये करके देखते। लेकिन हमारी साइंस में पहली स्टेप पे क्या करना है, सेकंड पे क्या करना है, थर्ड पे क्या करना है, उसकी गाइडलाइंस हैं, उसकी प्रोटोकॉल्स हैं, तो हम डिट्टो उनको फॉलो करना चाहते हैं और करते हैं पेशेंट को समझा के। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा साइंस का जो है एक योगदान है, क्योंकि वो इंटरनेशनली अप्रूव्ड हैं प्रोटोकॉल्स, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए और हम डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, जिसमें NCCN गाइडलाइंस बोलते हैं, ESMO गाइडलाइन बोलते हैं, हमारी इंडिया की भी गाइडलाइंस हैं जिसमें कि ICMR ग्रिड की गाइडलाइंस हैं, तो वी फॉलो देम सो दैट देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी। सर, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 2021 में इंडिया में जो कैंसर बर्डन था वो था 26.7 बिलियन और अब 2025 में वो 29.8 बिलियन हो गया। इसका मतलब करीब करीब हर 9 में से एक पेशेंट को, एक इंसान को कैंसर होने वाला है। विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमेशा से कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत ही महंगा देखा जाता है, स्कैरी होता है। मैंने पहले भी मेंशन किया कि लोग बहुत डरते हैं कि इसमें तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी बिगड़ जाएगी। तो हम इसको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल कैसे बना सकते हैं? हमें ये समझना पड़ेगा कि कैंसर के इलाज में ऑपरेशन है, रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है। ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सस्ती हैं, जो कि एक इंसान सरकारी हॉस्पिटल में जाके करा सकता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में और बड़े डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन की सुविधा तो है ही, और आप देखें कि रेडिएशन की जहाँ तक बात है, लगभग 700 से 800 मशीनें रेडिएशन की इंडिया में लग गई हैं और ये बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो रेडिएशन से इलाज मुफ्ती होता है जी। और जो बेसिक कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं वो एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जो कॉमन कीमोथेरेपी की दवाइयाँ हैं वो 50-60 हज़ार रुपये का 6 महीने का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो बेसिक ट्रीटमेंट इज़ नॉट एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं है कि वो अफोर्डेबल नहीं है। जब बात आती है टारगेटेड दवाओं की, इम्यूनोथेरेपी की दवाओं की, उसके अंदर कॉस्ट फैक्टर आने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, आयुष्मान कवर है जो कि लगभग एक परिवार को 5 लाख रुपए देता है सालाना, जिसमें कि कैंसर की भी कवर होती है। तो एक बहुत बड़ी सुविधा है जो कि सरकार ने लोगों को दी हुई है जी। जो लोग सरकारी में काम करते हैं, CGHS के अंडर कवर होते हैं या आर्मी में कवर होते हैं, उनके लिए सब महंगी दवाइयाँ भी कवर्ड हैं, और वो आप ये समझो कि 5% लोग उसके अंदर आपके कवर हो जाते हैं। मिडिल क्लास पीपल 30-40% हैं और उनकी इंश्योरेंसेस हैं। आज हमारे पास एक पेशेंट आया, उसको हमने समझाया कि तुमको 3 लाख रुपए की दवाई हर महीने लगेगी। उसने बोला सर मेरी 10 लाख की इंश्योरेंस है। मैंने कहा फिर आगे क्या होगा, क्योंकि हर महीने लगनी है। कहता सर हर महीने का टॉपअप है, हर महीने मुझे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। वाह। तो ऐसी इंश्योरेंसेस भी हो रही हैं जिसमें कि 10-10 लाख हर महीने
पेशेंट को कवर हो रहे हैं। बट अमूमन जो पेशेंट्स इंश्योरेंस वाले आ रहे हैं, आप ये समझो कि जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं गंगाराम हॉस्पिटल में, जो कि एक एवरेज हॉस्पिटल है, और उसमें 30 to 40% से भी ज़्यादा लोगों की 5 से 10 लाख रुपए सालाना की इंश्योरेंस है। और अब लोगों को दवाओं के बारे में, इलाज के बारे में, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो हार्ट है, चाहे वो लंग्स है, समझ में आ रहा है कि दवाइयाँ एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, तो उन्हें इंश्योरेंस अपनी करानी चाहिए। तो इंश्योरेंस का सेक्टर पिछले 5 सालों में बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर गया है। तो आयुष्मान इंश्योरेंस सेक्टर, बहुत रिच लोग 5% हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलाज जो है वो लोगों की रेंज के बहुत ज़्यादा बाहर है, अगर आप इम्यूनोथेरेपी और टारगेट थेरेपी को निकाल दें। और कुछ टारगेटेड थेरेपीज़ इतनी सस्ती हैं जो कि फॉर एग्जांपल अमेरिका में जो 2 लाख की दवाई मिलती है 1 महीने की, इंडिया में वो 5000 की मिलती है। और वो दवाइयाँ ना केवल दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट हो रही हैं, चाहे वो यूरोप है, वहाँ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, या साउथ अमेरिका है, एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ये सुविधा ना केवल इंडियंस को मिल रही है, बल्कि एक्सपोर्ट करके इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना नाम कमा रही हैं। और ये दवाइयाँ उतनी ही कामयाब हैं जितनी कि अमेरिका में या यूरोप में ओरिजिनल दवाइयाँ थी। तो दवाओं का सस्ता होना, और इंश्योरेंस होना, और आयुष्मान का होना, और CGHS, EHS, और दूसरे फॉर एग्जांपल जो ये 9 रत्न है, BHEL है, NTPC है, EIL है, ये भी बहुत सारी दवाइयाँ फ्री पेशेंट्स को अपनी देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये सुविधा कैंसर के इलाज की है। और आपको उदाहरण देते हैं कि राजस्थान जैसे प्रदेश में सारी दवाइयाँ फ्री हैं। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि इम्यूनोथेरेपी की 2-2 लाख की दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं। तो कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि कॉमन आदमी को दवाइयाँ फ्री दे रही हैं। क्या मैं इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता होता। हाँ, राजस्थान में तो बिल्कुल दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट का हम आपको लिंक दे सकते हैं, नो डाउट। सर, अब आपके लिए एक करारा सवाल है। ये भी ऑब्वियसली इंटरनेट ड्रिवन स्पेकुलेशन से ही आता है कि हमने पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस किया कि साइंस में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं। आपने डिटेल में बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी में समझाया कि क्या क्या नई दवाइयाँ और रिसर्च हर रोज़ आ रही है आपके पास। हाँ जी। बट फिर भी ये स्पेकुलेशन आती है कि कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है और पब्लिक से छुपाई जाती है। और क्योंकि जो करंट कैंसर की ट्रीटमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जाता है, इसलिए इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं। नहीं, आपको गहराई में जाना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बोला कि 2 लाख की दवाई अमेरिका में बन रही है, बिक रही है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो 2000 रुपये है। तो आप 2 लाख की क्यों बेच रहा है अमेरिका वाला? क्योंकि उसने प्री क्लिनिकल टेस्ट ट्यूब, माइस, फेज 1, फेज 2, फेज 3 स्टडी पे जो खर्चा किया वो कौन देगा? नंबर 1, एक दवाई जब डिस्कवर होती है तो उसके पीछे 999 दवाइयाँ फेल होती हैं। तो 10,000 मॉलिक्यूल्स पे फार्मा इंडस्ट्री काम करती है, तो एक दवाई निकल के आती है। तो वो जो रिसर्च पे पैसा खर्च हुआ 999 दवाइयों का, वो पैसा भी फार्मा इंडस्ट्री को हम लोगों से लेना है। बिल्कुल। हालांकि उसकी जो प्रोडक्शन प्राइस है वो शायद 1000 रुपये या 2000 रुपये हो, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि इंडिया में वो ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है उस दवाई पे। आपने 1000 रुपये की दवाई बना दी, आपने 3000 रुपये में बेच दी। लेकिन अमेरिका वाला आज भी उस दवाई को 2 लाख रुपए में बेच रहा है। तो इसमें छुपी हुई कोई बात नहीं है, ये तो दीज आर नोन फैक्ट्स। हमें ये पता है कि उसकी प्रोडक्शन प्राइस कम है, लेकिन उसकी जो बाकी जो दवाएं फेल हुई उसका पैसा कौन देगा? नहीं तो आगे रिसर्च ही नहीं होगी। अगली वो तो बेसिकली वो 1000 में अगर वो दवाई बेच देगा या 5000 की दवाई बेच देगा तो आगे रिसर्च करने के लिए पैसे कहाँ से लाएगा? तो ये रीजन है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च इज ड्रिवन बाय मनी, पैसा चाहिए। क्योंकि आपकी 999 दवाइयाँ फेल हो गई, उसके ऊपर जो पैसा खर्च हुआ वो कहाँ से आएगा? वो जो एक दवाई कामयाब हुई उसको आप ओवर चार्ज करके बेचोगे तभी तो बैलेंस होगा। और जब वो शायद उसका जब आपको प्रॉफिट अवेल हो जाएगा और बैलेंस आउट हो जाएगी। पेटेंट होता है ना मैम, वो दवाई का पेटेंट होता है। एक दवाई का पेटेंट 15 साल का होता है। तो जब वो पेटेंट खत्म हो गया तो फिर वो दवाई सस्ती हो जाती है, और फिर वो जो इंडियन या दूसरी कंट्रीज ने वो दवाई को प्रोड्यूस किया है तो वो दूसरी कंट्री वाला, अमेरिका वाला, यूरोप वाला भी अलाउ कर देता है, तो फिर वो सस्ती दवाई बिकनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत कॉमन है फॉर
chemotherapy drugs. Thank you for clarifying this. This was a very needed explanation. Also, जब हम inventions की बात कर रहे हैं, research की बात कर रहे हैं, तो role of AI कितना ज़्यादा बढ़ गया है when it comes to cancer treatment? AI की जहाँ तक बात आ रही है वो इवॉल्व हो रहा है और बहुत रैपिडली इवॉल्व हो रहा है, तो उसकी डायग्नोसिस में अभी काफ़ी बात आ रही है. जैसे फॉर Robotic एग्जाम्पल, treatment also? हाँ, विल कम टू रोबोटिक्स ऑल्सो. जहाँ तक कि AI की बात है, नाउ फॉर एग्जाम्पल वो ह्यूमन जो डायग्नोसिस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ब्रेस्ट का मेमोग्राफी किया, तो ह्यूमंस ने पढ़ा उसको, उसमें 100 में से 2 को बोला कि तुम्हें कैंसर की डाउट है. AI जो है वो ज़्यादा पकड़ पा रही है. अच्छा. तो आपने AI की मशीन को सिखा दिया कि ये चेंजेस आपके मेमोग्राम में आएंगे तो आप उसको पकड़ लें, तो ह्यूमन आई कैन मिस, लेकिन मशीन को आपने ऐसा ट्रेन कर दिया कि वो मिस नहीं करता है. तो डायग्नोसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है, जिसमें कि इमेजिंग में रोल आ रहा है. सिमिलरली आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और पैथोलॉजी में, क्योंकि डायग्नोसिस बनाने के लिए पैथोलॉजिस्ट या मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट स्लाइड्स को देखता है. अगर मैं 1000 स्लाइड्स मशीन को सिखा दूं कि अगर ये होगा तो ये डायग्नोसिस होगा, तो मिस नहीं कर सकता. मशीन लर्निंग इज द थिंग फॉर AI. सिमिलरली ट्रायल्स के अंदर AI आ रहा है कि कौन से पेशेंट्स को एनरोल करना है, कौन से पेशेंट्स को नहीं एनरोल करना. डेटा एनालिसिस के अंदर, कैंसर के अंदर 100 पेशेंट्स को कैसे ट्रीट किया, वो पेशेंट्स कैसे ठीक हुए, AI कैन एनालाइज दैट इन 1 month, 15 days. अगर मैं उसको एक एक फाइल को लेके बैठूंगा तो मुझे 6 महीने लगेंगे उसको एनालाइज करने में. सो AI कैन बी मोर रिलायबल, मोर वैलिडेटेड एंड वेरी फास्ट इन रिप्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स. तो ये डायग्नोसिस में, चाहे वो इमेजिंग है, चाहे वो पैथोलॉजी है, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, चाहे वो डेटा एनालिसिस है, एनरोलमेंट ऑफ पेशेंट्स है, AI का रोल आ रहा है और बढ़ता ही चले जाएगा. जहाँ तक की बात है रोबोटिक्स की, तो रोबोटिक बेसिकली सर्जरी में इस्तेमाल होता है. अगर किसी पेशेंट को कोलन कैंसर है या रेक्टम का कैंसर है, तो नॉर्मली पेशेंट को बॉडी को इंसाइज करके या चीरा लगा के ऑपरेशन किया जाता था जी. तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और उसका एडवांस्ड वर्जन है रोबोटिक सर्जरी, जिसमें कि आप 2 इंच का इंसेशन देते हो और ट्यूमर को बाहर निकाल देते हो विद प्रिसिशन. आपका ब्लड लॉस कम होता है, आपका हॉस्पिटल स्टे कम होता है, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है. तो रोबोटिक्स इज़ हेयर टू स्टे इन द फील्ड ऑफ कैंसर सर्जरी, और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है. और यूरोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रोबोटिक्स का इस्तेमाल कैंसर सर्जरी में कर रहे हैं. और वो अभी इंडिया में एक्चुअली चल रहा है. हाँ, वो हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में 2 मशीनें हैं. हर एक बड़े हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल के अंदर 1-1, 2-2 मशीनें आ रही हैं और रोबोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है. सर, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, सो दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू कि आप ये पॉडकास्ट जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? तो हमारी एडवाइस कैंसर पेशेंट्स को या उनके परिवार को ये है कि आप कैंसर से डरें नहीं. स्टेज के अकॉर्डिंगली, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि कैंसर एक क्योरेबल डिजीज़ है अगर वो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट हो जाए, और अगर वो एडवांस स्टेज में पकड़ी जाती है तो पेशेंट्स की लाइफ को कंफर्टेबल कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि टारगेटेड दवाइयाँ, इम्यूनोथेरेपी की दवाइयाँ और हल्की कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी आ गई हैं. तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बना के रखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और ख़ास तौर पे कैंसर के रोगी को और उसके परिवार के सदस्यों को. जी. जिन लोगों को ये बीमारी अभी नहीं हुई है उनके लिए भी गाइडलाइंस हैं कि 40 साल की उम्र के बाद उनको अपनी जांच करानी चाहिए हर साल. महिलाओं को ब्रेस्ट की मेमोग्राफी और गायनी चेकअप, पैप स्मीयर कराना चाहिए, जिससे कि ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर जल्दी पकड़े जा सकें. और जो स्मोकर्स हैं उनको लो डोज CT स्कैन चेस्ट कराना चाहिए ताकि लंग कैंसर जल्दी पकड़ा जा सके. ENT चेकअप कराना चाहिए तंबाकू का जो सेवन करते हैं. बट 40 साल के बाद सबको अपनी खून की जांच और फिजिकल चेकअप कराना चाहिए. जी. और जो लोग शराब पी रहे हैं या सिगरेट का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो उनको एक अर्नेस्ट एडवाइस है कि वो तंबाकू को छोड़ दें, शराब को छोड़ें, अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जो कि एक्टिव होना चाहिए, जिसमें कि जंक फूड वगैरह कम से कम इस्तेमाल हो, फैटी फूड कम से कम इस्तेमाल हो, एक्सरसाइज हो, सीडेंट्री हैबिट्स ना हो, फ्रूट्स का सेवन, वेजिटेबल्स का सेवन,
होना चाहिए, बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, नॉर्मल लाइफ लीड करनी चाहिए, ओबीज नहीं होना चाहिए, तो आप एक साधारण जीवन व्यतीत करेंगे। आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आपकी एक्टिविटी लेवल होना चाहिए, तो उम्मीद ये की जाती है कि आप अपने आप को कैंसर से दूर रख पाएंगे जी। तो यही एडवाइस है। हालांकि जीवन का कुछ भरोसा नहीं है। हम रोज़ अपने पेशेंट्स को शायद ये बोलते हैं कि कैंसर एक एक्सीडेंट है, वो किसी को भी कभी भी हो सकता है और आपकी जीवन 10 दिन में परिवर्तन हो जाती है। आप हमारी ओपीडी में बैठेंगे तो आपको ऐसे पेशेंट्स या किसी भी कैंसर विशेषज्ञ की ओपीडी में बैठेंगे तो ये हम स्टेटमेंट हर रोगी को या अल्टरनेट रोगी को बोलते हैं, वो जीवन को बदल देती है। क्योंकि अभी सारे पेशेंट्स का पूरा इलाज नहीं निकला है, उम्मीदें बहुत हैं, ऑप्टिमिज्म बहुत है, क्योर भी है अर्ली स्टेजेस में, लेकिन बहुत सारे कैंसर के केसेस एडवांस स्टेजेस में डिटेक्ट होते हैं जिनका कि शायद हम क्योर नहीं कर पाते हैं लेकिन उम्मीद दे पाते हैं और एक्चुअली उनकी लाइफ में मीनिंगफुल ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं। ऑन दिस नोट आप उनको क्या कहना चाहोगे, जो यंग डॉक्टर्स हैं या फिर जो यंग बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं? आप तो ये बहुत फ़र्क है इंडिया में और अमेरिका में, ख़ास तौर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो कैंसर पे काम कर रहे हैं ऑलमोस्ट 90% PhDs हैं। इंडिया में PhDs MDs बहुत कम है। MD करने के बाद PhD वो है ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तो डॉक्टर्स बहुत कम है इंडिया में और MD करने के बाद या DM करने के बाद लोग पेशेंट्स में इतने एब्जॉर्ब हो जाते हैं कि उनको रिसर्च करने का टाइम नहीं मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस लेवल की रिसर्च करने का जो कि अमेरिका में या यूरोप में हो सकती है। वहाँ पे इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स, रिएजेंट्स बहुत जल्दी आते हैं, बहुत बदलाव बहुत तेज़ी से होता है। यहाँ पे बहुत स्लो प्रोसेस है। इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स जो रिसर्च करना चाहते हैं वो बाहर जाके सेटल हो जाते हैं। ब्रेन ड्रेन। हाँ, तो ब्रेन ड्रेन होता है। तो बहुत ज़रूरत है कि इंडियन डिजीज़ को, इंडियन कैंसर्स को स्टडी करने के लिए यहाँ पे भी वो रिसर्च की सुविधाएं हों। अब लैब्स आ रही हैं, अब प्राइवेट सेक्टर में भी, चाहे वो अपोलो है या मैक्स है या फोर्टिस है या दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, वो कैंसर में रिसर्च करना चाह रहे हैं और लैब्स बन गई हैं। तो लेकिन बहुत पिछड़े हुए हैं कैंसर के रिसर्च के बारे में इंडिया। लेकिन बहुत स्कोप है इंडिया में, ये काम होना चाहिए ताकि जो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको हम एड्रेस कर सकें और उसका सोल्यूशन हम ही ढूंढेंगे, अमेरिका वाले थोड़ा ढूंढेंगे हमारे लिए सोल्यूशन आके। थैंक यू सर। क्यों मुझे ये जाते जाते ज़रूर बोलना है कि मेरे पापा ये बात बोलते हैं कि डॉक्टर्स आर मॉडर्न ब्रह्म ऋषिज एंड आई से दिस विद अटमोस्ट सिंसेरिटी एंड डिग्निटी कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो और बहुत अपनी जी जान लगा देते हो। इट्स वेरी नोबल प्रोफेशन, इट इज़ ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोफेशन। आपकी पर्सनल लाइफ भी अटैच होती है। क्योंकि मैं मेडिकल फ्रेटर्निटी से अब इतना ज़्यादा मिलती हूँ और मैं क्लोजली जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि डॉक्टर्स की लाइफ भी इतनी आसान नहीं होती। राइट। और कैंसर एक अलग डिजीज़ है क्योंकि वो ना केवल डॉक्टर से मेहनत करवाती है बल्कि मरीज़ और उसके रिश्तेदारों से भी उतनी ही मेहनत करवाती है, क्योंकि इलाज स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे नहीं है। हिट एंड ट्रायल जुड़ा हुआ है, लक फैक्टर जुड़ा हुआ है, किस्मत जुड़ी हुई है। सो ऑन दैट नोट्स जस्ट थैंक यू टू ऑल द मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड आप लोग कोशिश कर रहे हो, करते रहेंगे। हमारी भी यही कोशिश है कि दिस पॉडकास्ट शुड बी एबल टू एटलीस्ट इफ 0.1% should be able to eliminate that डर in the society. So thank you on that note. Thank you so much. Thank you Anjali. Alright दोस्तों, अगर आपने ये कॉन्वर्सेशन यहाँ तक कंज्यूम की है तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली होप कि आपको इस कॉन्वर्सेशन में से वैल्यू मिली हो, नॉलेज मिली हो। एंड अगर आपको थोड़ी सी भी ये कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। जैसे ही आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और हमारी कम्युनिटी बड़ी होगी, उसके हिसाब से हम ज़्यादा बेहतर गेस्ट आपके समक्ष ला पाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि आप इधर देखते हैं बहुत ही मोटिवेशनल, knowledgeable and at the same time entertaining content. As this is India's first magical podcast, please subscribe to our channel Aanchal Rajkumar and our another channel Hocus Pocus Clips and Shorts, जहाँ पर आप छोटी छोटी
क्लिप्स एंड शॉर्ट्स की वजह से कम समय में ज़्यादा नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं. Thank you so much for supporting, and I'll see you again on every Thursday 7 p.m.